आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने सपनों को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया है। मिस्टर एन शाह एक विजनरी एंटरप्रेन्योर। ही हैज ऑलमोस्ट 30 years of experience in the network marketing industry. उन्होंने जोई वेलनेस को स्टार्ट किया, जो आज एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। इस परिवार में 3 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। उनका सपना था गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना, टू एराडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी विजन और हार्डवर्क से उन्होंने अनेक लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की ओर पुश किया। उनकी बुक सफलता हर एक का अधिकार सक्सेस की एक और मिसाल है जो अनेक लोगों को इंस्पायर कर चुकी है। जोई वेलनेस दोस्तों सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है टुवर्ड्स फ्रीडम एंड डिग्निटी। आइए हम स्वागत करते हैं उस इंसान का जिन्होंने लाखों लोगों के सपनों को हकीकत में बदल डाला। मिस्टर एन शाह, फाउंडर ऑफ जोई वेलनेस। गाइस, वेलकम। सो गाइस, टुडे वी हैव मिस्टर एन शाह हियर। एन शाह जी बैठे हमारे साथ। ये है जोई वेलनेस के फाउंडर एंड इनको जोई वेलनेस के साथ काम करते हुए कितना साल हुआ आपको? जोई वेलनेस की जो हमने शुरुआत की थी, हाँ वो जी, 2023 में की 23 में की थी। तो आपको वैसे इस इंडस्ट्री के अंदर 30 साल हो गए हैं। मगर ये इंडस्ट्री जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हाँ में 98 में मैंने इसमें शुरुआत तो 30 साल आपको इस इंडस्ट्री में हो गए? 30 नहीं, लगभग 27-28 लगभग 27-28 साल। यस। और सर, मैंने जितनी आपके ऊपर रिसर्च करी है, मेरे हिसाब से आपके साथ 2 मिलियन के करीबन लोग जुड़े हुए हैं हाँ इस कम्युनिटी में। जी जी जी। तो काफ़ी इम्प्रेसिव थिंग एक्चुअली। पिछले 28 सालों में जो ये लंबा सफ़र रहा उसमें, हाँ जी, क्योंकि ये जो कंपनी है जोई वेलनेस, हाँ इसकी जी, शुरुआत मार्च 2023 में हमने की। हाँ मगर जी, इससे पहले भी इस कंपनी को बेसिकली नाम चेंज किया हमने। इससे पहले जो था, वो जो पहली कंपनी मेरी थी वो 2001 में मैंने शुरू की थी। हाँ जी। तो 2001 से 2023 उसके बाद फिर ये नाम चेंज होके जोई वेलनेस हमने की। सर, जोई वेलनेस के साथ करीबन 2 मिलियन लोग। और अब वैसे total, स्टार्टिंग से कितने होएंगे, एक आइडिया? बहुत लोग जुड़े, मतलब लाखों ही बोलूँगा मैं। लाखों में? हाँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत है अभी और हर दिन जुड़ते हैं हाँ जी, और जुड़ते ही रहते हैं। जुड़ते ही रहते हैं। क्योंकि बिजनेस ही लोगों को ज्वाइन कराने का है हाँ हम जी। लोगों का। सर, आपकी बहुत बड़ा नेटवर्क है हम लोगों का। आपका सर ये पैन इंडिया बिजनेस है ना? पैन इंडिया, हाँ, पैन इंडिया, पूरी इंडिया में काम। सर, हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट के साथ। डेफिनेटली। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा लाइफ में मोमेंट या डिसीजन बिजनेस में जिसने आपको आपकी अप्रोच बिजनेस की तरफ बदल दी हो? कोई आपने ऐसा स्टेप उठाया हो? एक्चुअली कुछ मैं ऐसा? स्टेप तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि कुछ चीज़ें कभी ज़िंदगी में ऐसी घटती हैं या कुछ आप सीखते हैं हाँ जी, जिससे आपका नज़रिया और आपका टोटल ज़िंदगी के लिए जो आप सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में, वो बदल जाता है। बदल जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एग्जैक्टली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं देहरादून से हूं और देहरादून में ही पढ़ाई हुई और उसके बाद फिर हमने एक बिज़नेस शुरू किया वहाँ। हाँ जी, ट्रेडिशनल बिज़नेस था, ठीक चल रहा था, सब बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब कोई इशू नहीं था कहीं पे भी। बट 98 में किसी ने मुझे ये इंट्रोड्यूस किया इस बिज़नेस के लिए, और मुझे इस बिज़नेस में कुछ चीज़ें थी जो जब मैं देख रहा था इसको तो मुझे वो क्लिक कर गई। हाँ जी, मतलब बहुत लगा कि शायद ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए, और मैंने तभी ये डिसीजन लिया कि मैं इसे करूँगा और डिसाइड किया। तो जो बिज़नेस था मेरा वो तो चल ही रहा था, मगर फिर भी मैंने बहुत जल्दी मैं इस इंडस्ट्री में फुल टाइम आ गया पूरी तरह से। तो मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस जैसे हम करते हैं, और वहाँ सिर्फ हमें गोल्स वगैरह तो नहीं होते आम जिंदगी में जो बिज़नेस होता है। कौन सी उम्र में शुरू करा था काम करना, बिजनेस मैंने करना? अपनी लाइफ में अगर मैं देखूं तो काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया था। हाँ जी, मगर क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी के साथ ही बिज़नेस शुरू कर दिया था, तो अगर मतलब ज़िंदगी की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई बिज़नेस को लेके। मगर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और जब मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। इस इंडस्ट्री में एक चीज़ जो सबसे ख़ास है वो ये है कि आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, मतलब हाँ जी, ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा इसमें डायरेक्ट सेलिंग में। हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। तो हाँ जी, मुझे भी जब मैं आया इसमें तो मुझे भी कहा लोगों ने कि भाई आपको ट्रेनिंग में आना है, मीटिंग्स में आना है, सेमिनार्स में आना है।
तो वो शुरुआत हुई। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई कि मुझे कुछ सीखना है, अगर इस इंडस्ट्री में मुझे कामयाब होना है तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे बुक्स ने बहुत मदद की। फिर मैंने पढ़ने की आदत सर, आप डाली। किसी किताब का नाम लेना चाहिए? बहुत सारी, अगर मैं कहूँ तो मैंने लगभग 1700 बुक पढ़ी हैं। 1700? हाँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा, मेरी पास भी इतनी सारी बुक्स हैं। हाँ जी। और मतलब हर दिन मैं बुक्स पढ़ता ही हूँ, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ या पढ़ के नहीं सोता हूँ। एक बार कहीं मैंने पढ़ा या कुछ मैंने देखा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बनी। जैसे उन दिनों जो चीज़ें चल रही थी या जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था, उसमें एक चीज़ समझ में आ गई थी। वो ये थी कि सम्मान या पैसा, रिस्पेक्ट, दोनों मुफ्त में नहीं मिलते, इन्हें कमाना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिर इसी के साथ एक चीज़ और मुझे एक बहुत ही महान तैराक हुए अमेरिका से, माइक स्पिट्स, और ये बात है 1972 में, जब उन्होंने 7 गोल्ड मेडल एक ही उसी साल लिए, मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो वो जब गोल्ड मेडल उनको मिले, और ये पहली बार ऐसा था किसी भी एथलीट ने इतने एक ही उसमें ही इतने ज़्यादा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड सिर्फ आगे जो तोड़ा है वो है माइकल फ्लैप, जो 8 गोल्ड मेडल ले गए एक ही बार में। हाँ जी। उन्होंने उसको ब्रेक किया। तो जब ये अवार्ड सेरेमनी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो एक जर्नलिस्ट आया और उसने बोला उनसे कि टुडे इज़ योर लकी डे, मतलब आज तो आपका बहुत ही सौभाग्यशाली आप हैं कि आज का दिन आपके लिए इतना लकी रहा। तो उन्होंने उसको नज़दीक बुलाया, उसे बुला के उन्होंने बोला कि सुनो इधर आओ, और उन्होंने बोला कि दोबारा बोलो क्या बोला तुमने। उसने कहा सर कॉन्ग्रेचुलेशन, टुडे इज़ योर लकी डे। तो माइक स्पिट्स का ये पूरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने मेरी पूरी अप्रोच ही बदल दी ज़िंदगी की। लास्ट ओलंपिक जो मैक्सिको में हुए 68 में, हाँ जी, उसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल विन किए, जीते। हाँ जी, मतलब ये बहुत ज़्यादा थे, मतलब एक ही में 4। तो बोला उसने कि मैं बहुत खुश था, बहुत खुश, मगर सेटिस्फाइड नहीं था। सही बात है सर। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इसको अपने आप को ब्रेक करना है, और पिछले 4 साल मैंने हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस की है, हर दिन विदाउट पॉज। हाँ जी, प्रैक्टिस की है। और अगर कोई व्यक्ति, उसने बोला कोई व्यक्ति हर दिन 10 घंटे सिर्फ पानी में बैठ जाए तो उसकी बॉडी सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आपने देखा होगा कि पानी में अगर बहुत देर तक आप रहें तो आपकी स्किन श्रिंक हो जाती है। कहता 10 घंटे पर डे, एवरी डे विदाउट पॉज। तो आप जो बोल रहे हो कि ये मेरा लकी डे है, लकी डे नहीं। फिर उसने अगली बात बोली कि जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, और ये मैं हर एक से बोलना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैंने कहा लक हैज़ नो कैपेबिलिटी टू डिलीवर दीज थिंग्स। 7 गोल्ड मेडल आप लक के भरोसे नहीं ला सकते। लक में की कैपेसिटी ही नहीं है, राइट। वो जो स्टेटमेंट थी कि ये इतनी कमाल की स्टेटमेंट थी, जिसकी बात मुझे एक भी समझ में आ गई कि ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है या जो कुछ भी होगा वो लक के भरोसे तो नहीं हो सकता। सही बोल रहे हैं सर आप, खुद करना पड़ेगा। और उसके बाद बस फिर ये जब माइंडसेट क्लियर हो गया कि खुद करना है और बिना किए कुछ नहीं होगा और पूरी जिम्मेदारी लेनी है,
सही बोल तो रहे सर। पूरी अपनी कामयाबी के लिए जो पूरी जिम्मेदारी मैंने ली और उसके बाद जो मैंने शुरुआत की और उसके बाद यहाँ तक जो रहा सफ़र, वो इस एक बात की वजह से था। बहुत खुशी है सर। सर इसकी कोई एक लाइन जो आपके दिमाग में बैठी हो, क्या लाइन थी सर वो? दोबारा मैं पूछना आपसे चाहूँगा ये जो बोली थी मेडलिस्ट लक ने। हैज़ नो लक हैज़ नो कैपेबिलिटी कैपेबिलिटीज टू डिज़र्व दीज थिंग्स। दीज थिंग्स। मतलब ये जो भी आपको मिलती है अचीवमेंट्स, वो भाग्य के पास उतनी क्षमता ही नहीं है। तो हम श्योर सर, जैसे आप मेरे को बता रहे हैं तो आपके भी बहुत सारे ऐसे लाइफ में पॉइंट आए होंगे, काफ़ी रिस्की डिसीजंस वाले, काफ़ी डेंजरस पॉइंट जहाँ पे आपको टर्निंग पॉइंट कि अगर ये हुआ तो हुआ और नहीं हुआ, आर पार वाली सिचुएशन। सर कोई ऐसा लाइफ में आपके रिस्की डिसीजन आया हो जो आपने लिया हो और उसके बाद वो सही निकला हो? हाँ, ये तो रहता है। देखिए, अक्सर लोग रिस्क नहीं लेते हैं या ज़िंदगी में डिसीजन ही नहीं लेते हैं। जो चल रहा है या जो हो जाता है, मैंने देखा है लाइफ में लोग कैसे रहते हैं। मैं जब था और मेरे दोस्त भी अभी तक जो थे, या मैं अभी देखता हूँ लोगों को, हाँ जी, सब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, हमारे वक्त में जब था कि ग्रेजुएशन से पहले 12th में ही डिसीजन हो जाता था कि भाई क्या करना है, तो हमारे वक्त में जो ट्रेंड था वो ये था कि इंजीनियर जाना है या फिर डॉक्टर बनना है। तीसरी लाइन में जाने का सोचता ही नहीं थे। तो भेड़ चाल। हाँ, वो भेड़ चाल। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि डिसीजन नहीं होते हैं। हाँ जी। जो हो रहा है, तो मुझसे भी किसी ने पूछा क्या बनना है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिज़नेस करना है। तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे बिज़नेस करना है। मैं शुरू से ही रीज़न भी रहा कि मेरे फादर जॉब में थे, और जॉब के साथ मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि ये ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकती। मतलब हम अगर बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, बहुत शानदार ज़िंदगी जीनी है, तो बिज़नेस करना पड़ेगा, जॉब से नहीं होगा। हाँ जी सर। तो जबकि माइंडसेट पूरी फैमिली का यही था कि भाई जॉब करें, और मेरे ऊपर प्रेशर भी था, तो मैंने नहीं किया। और मैं बोलता भी नहीं था किसी को कि मुझे क्लियर था, इसलिए बहुत ज़्यादा ये सोचता ही नहीं था कि मुझे मेरा साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे ये सब नो। मगर जब मैं देखता हूँ कि लोग डिसीजन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, फिर आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं जहाँ सब कुछ चल रहा होता है, उसी लाइन में चल रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी उसके बाद फिर कुछ लोग आजकल, पिछले दिनों था जो AI में ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं लोग। हाँ जी। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ हर चौथा पांचवा बच्चा जो है वो यही कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने शायद समझा दिया कि AI का फ्यूचर है, तो हर कोई ऐसे कर रहा है। बट ये क्या होगा, ये फाइनली फिर वैसे ही होगा जब वैसे ही होगा, राइट सर, कि इंजीनियर्स फिर 20-20 हज़ार पे ही। सर इंडिया में कहावत है कि अगर आप पत्थर मारोगे तो इंजीनियर को लगेगा। हाँ, यही तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी सर। जैसे मैंने डिसीजन था मेरा कि मुझे बिज़नेस करना है, तो मैंने बिज़नेस किया, जबकि मेरी फैमिली में बिज़नेस नहीं था। हाँ जी। उसके बाद जो दूसरी बात हुई वो ये हुई कि एक चलता हो बिज़नेस, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की, 4 साल 5 साल लगाए। उस बिज़नेस के बाद अचानक से मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिल गई, ये इंडस्ट्री। तो ये भी इसमें आना और पिछले बिज़नेस को बंद करना, क्लोज़ करना और इसमें स्विच ऑफ करना, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए। मतलब मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, बाकी सभी लोग बहुत नाराज़ हो गए कि एक ठीक ठाक तो चल रहा है सब। हाँ जी। भाई आप एक बिज़नेस के लिए क्या करते हैं, एक बिज़नेस चल रहा है, आप घर बनाना चाहते हैं, घर बन गया आपका। हाँ जी सर। आपके पास एक सही, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पे ठीक ठाक इनकम है आपकी एक बढ़िया स्मूथ लाइफ चल रही है, जिसमें आप कहते हैं भाई ये तो ठीक है सर। हर आम आदमी आई थिंक ये सपना देखता है। तो वो सब चल रहा था। हाँ जी। उतनी इनकम थी, बट अचानक से जब आप शिफ्ट करते हैं तो डर लगता है सभी को, घर वालों को भी। और ये मेरा डिसीजन था कि नहीं, मुझे लगा कि ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, शायद ये वो जगह है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। और उसके पीछे रीज़न भी थे, इस इंडस्ट्री ने मुझे क्यों इतना अट्रैक्ट किया, उसके पीछे 2-3 बहुत बड़े रीज़न थे। जैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ थी, जैसे होता है ना किसी का एक सपना होता है। हाँ जी सर। मेरा सपना था कि मुझे विदेश घूमने जाना है, और पूरा मतलब बहुत ज़्यादा घूमना है मुझे। तो ये कंपनी, जब मेरे पास एक कंपनी आई और उसमें कुछ था कि कुछ लोग मलेशिया जा रहे हैं घूमने, तो मुझे लगा कि यार मतलब ये कैसे जा रहे हैं, कंपनी लेके जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, एक टारगेट है, उसे पूरा कर लो और चले जाओगे। तो मैंने कहा कितने पैसे लेंगे? तो पैसे नहीं लगेंगे, बस
तो मैं भी बिज़नेस कर रहा था या मेरे सारे दोस्त कर रहे थे, हम तो कभी भी नहीं गए थे, हाँ जी। या मेरे सर्कल में भी कोई नहीं गया था, और मतलब ट्रेंड ही नहीं था कहीं जाने का। ट्रेंड बट नहीं था, विदेश right, sir. जाना एक अलग बात थी। तो मुझे एक तो ये लगा कि तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है कि अगर मैं ये टारगेट पूरा कर लेता हूँ तो विदेश चला जाऊँगा। दूसरी चीज़ ये थी कि इस इंडस्ट्री में एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लीवरेज। तो मुझे जब ये बिज़नेस देख रहा था तो मुझे बताया गया कि कुछ साल यदि आप इसको 100% आप देखते हैं तो ये इंडस्ट्री आपको लीवरेज देती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हाँ जी। या टाइम फ्रीडम, ये आपको यहाँ मिल सकती है, जो मेरे बिज़नेस में तो थी नहीं। मतलब मुझे लगता था कि अगर मैं ज़िंदगी के आखिरी दिन भी हूँ तो मैं काम करता ही रहूँगा। काम करते रहोगे, राइट सर। ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता, या कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता, आप नहीं करते ही होता है, रहते हैं। हाँ जी। इसमें ऐसा है कि आप एक टाइम तक काम करें, उसके बाद आप चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं, और छोड़ फिर भी सकते हैं। आपकी इनकम और आपका स्टेटस और आप वो सब सब कुछ बना चलता रहेगा। रहता है। तो ये जो चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर में आ गया। तो ये एक पहला ज़िंदगी का एक ऐसा रिस्क था जो मैंने लिया, और इसमें मुझे इशू भी आए। ऐसा नहीं था इतना आसान था। मैंने कहा जैसे फैमिली, उसके बाद की जो बात है वो ये थी कि बहुत स्ट्रगल थी, नई चीज़ थी, नई इंडस्ट्री थी, आता नहीं था कुछ भी करना। मगर एक चीज़ थी जिसको मुझे लगता है कि जिसको हम बोलते हैं कि भरोसा था, कर लेंगे। मगर इससे भी बड़ा जो डिसीजन था, जिसको आप शायद कह रहे हैं कि लाइफ में ऐसा रिस्क क्या था। हाँ जी। 2001 में 2001 में मैंने एक कंपनी शुरू की, इजीवेज आरोग्य हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी। मतलब ये एक प्रॉपर, और 2023 तक ये कंपनी रही। इसका मतलब लगभग 22 साल ये कंपनी मैंने चलाई, और अच्छे से चलाई। मतलब बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग रहे, बहुत बढ़िया रहा। 2022 में कुछ लोग आए जो कंपनियां बना रहे थे, अपनी चला रहे थे, छोटी कंपनियां, और वो लोग आए, कुछ ऐसा रहा कि उन्हें मैं पसंद आया, और उनका प्रपोज़ल रहा कि मिल के कर लेते हैं। मिल के मतलब वो अपनी कंपनी को हमारे साथ मर्ज करना चाह रहे थे। हाँ जी। और इसमें उनको ये फ़ायदा था कि उनको मैनेज नहीं करना था, और मुझे मैनेज करने की बात ये थी कि मुझे तो मैनेज करना आता ही था। मैं कर ही रहा था 23 साल से मैनेज चीज़ अपनी कंपनी। तो यहाँ पे एक चीज़ हुई जो बहुत अच्छी हुई कि 2-3 कंपनियाँ वो थी जो आना चाहते थे। इसके अलावा कुछ और ऐसे लीडर्स थे जो अलग अलग कंपनी से थे, जिनके साथ मेरे पुराने संबंध थे। वो उन्होंने भी कुछ अप्रोच इसी तरह से किया, और वो भी चाहते थे कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं अपने पूरे ग्रुप के साथ, और ग्रुप भी बड़े ग्रुप के साथ। कुछ तो ऐसे थे 60,000 50,000 लोग का ग्रुप लेके आ गए। तो जब ये सब चल रहा था 2022 में, तो तभी एक विचार था, बाकी सब लोगों का एक सजेशन था कि एक नए नाम से, फ्रेश नाम से एक शुरुआत की जाए, जब हम सारे लोग ये सब कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगा कि अगर ये होगा तो मेरा जो 20-22 साल की जो हमारी मेहनत है और जो ब्रांडिंग है इजीवेज को लेके, उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा इसका। तो और फिर ये बात हमारे जो लोग हैं एग्जिस्टिंग, उनके लिए क्या रहेगी, और नई चीज़ है, नई शुरुआत हम करेंगे तो क्या होगा या नहीं होगा। और बिज़नेस में जब आप होते हैं तो ट्रेडिशनल बिज़नेस में तो मैं अकेला था जब मैं एक डिसीजन ले सकता था। यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ जी, राइट। और आपके साथ हज़ारों लाखों लोग जुड़े होते हैं, हाँ जी। और उन सब का भी फ्यूचर आपके साथ जुड़ा होता है। तो मुझे बहुत रिस्की था ये मेरे लिए। मतलब मैं इस बात को शायद मान भी रहा था और नहीं भी, कि हमें क्या नाम बदलना चाहिए, क्योंकि आप एक नाम के साथ चलते हैं, पहचान बन जाती है, उस ब्रांड के ऊपर आप बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद अचानक से आप नाम बदल दें तो आपकी तो पूरी पिछले 20 साल 22 साल की तो सारी मेहनत ज़ीरो हो जाती है, रेपुटेशन जो भी बनी है। मगर क्या बोलते हैं ना इसको, कि अंदर से एक जो जिसको आप बोलते हैं जी खुद पे भरोसा, और एक गट फीलिंग होती है आपकी, हाँ जी, कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। ऐसा कुछ फील हो रहा था कि बहुत अच्छा होगा।
तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो नए नाम से करते हैं, तो एक नाम चुना, जोई वेलनेस। जोई वेलनेस, हाँ जी। फिर जब नाम चुन लिया कि नए नाम से, तो फिर हमें लगा कि नाम ही क्यों, फिर हम अपने प्रोडक्ट को भी इन्हेंस करते हैं, एनहांस करते हैं, उसकी पैकेजिंग को थोड़ा चेंज, थोड़ा क्या मतलब टोटली चेंज Overall, करते हाँ हैं, जी सर। और इसको एक इंटरनेशनल लुक देते हैं। तो पूरा पैकेजिंग प्रोडक्ट का सब कुछ चेंज हो गया। इसके साथ साथ जो बात आई वो फिर ये आई कि भाई नाम बदल रहे हैं, प्रोडक्ट के नाम बदले जा रहे हैं, पैकेजिंग बदली जा रही है, मतलब प्रोडक्ट की पहचान भी चेंज हो गई। अब तो नाम तो हो ही गया चेंज, प्रोडक्ट की भी पहचान भी हो चेंज हो गई, हाँ जी। तो मैंने अपने जो लोग थे जो मेरे साथ चल रहे थे, जो कंपनी में काम कर रहे थे, जो लीडर्स वगैरह जितने भी सीनियर लोग, और सब बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे क्योंकि सबकी फैमिली है, सबका अपना परिवार है जो जोई वेलनेस से अच्छा कर रहे थे। जब मैंने ये विचार उनके सामने रखा तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो बिल्कुल मुझ पे पूरी तरह से भरोसा करते थे। उन्होंने कहा ओके, नो इशू, जो आप डिसीजन लेंगे वो ठीक है। वो ठीक है। कुछ को डाउट था, मतलब कुछ करते थे कुछ नहीं करते थे, उन्हें लगा कि नहीं ये रिस्की है, मतलब 50% एग्री थे, 50% अगेंस्ट भी थे। और कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि नहीं सर ये तो ब्लंडर हो जाएगा, मतलब ये तो इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी कि हम फील्ड में जाएंगे, अभी हम इस कंपनी का नाम की बात कर रहे हैं और एकदम नए नाम लेके जाएंगे तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दे, रिजेक्ट कर दें, मतलब हम हमारा करियर पे ही बात आ जाएगी, हाँ जी। मैंने उनको बहुत कन्विंस किया। अच्छा, फिर बिजनेस प्लान जो होता है हमारा, कंपनसेशन प्लान, हमने उसे भी बदल दिया। और वो इतना पावरफुल प्लान बनाया अब हमने जोई वेलनेस का, जो पावरफुल कि ये इतना पावरफुल है कि आज आई कैन से कि दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट। तो मैंने उनसे कहा कि एक बार आप देख लो हम क्या चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो सभी को मैंने बुलाया, एक मीटिंग की, सबको बुला के फिर मैंने जो चेंजेस के बारे में या जो चेंज हम सोच रहे थे वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी। और जब ये रखा कि नाम, प्रोडक्ट की पैकेजिंग और कंपनसेशन प्लान जब चेंज हुआ और जब उनको हमने प्रेजेंट किया, तो डेफिनेटली ये बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ थी, बहुत इम्प्रूव्ड चीज़ें थी। उनको समझ में तो आ रहा था, मगर डरे हुए तो सब थे, इवन कि मैं भी, कि कुछ अगर गड़बड़ हो गई और ये एक्सेप्ट नहीं हुआ मार्केट में, तो लाइफ में जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मगर फिर भी आप दो चीज़ें करते हैं, एक तो आप खुदा पे भरोसा करते हैं, और इस इंडस्ट्री ने एक चीज़ जो अप्रोच दी वो ये थी, पिछले 22 सालों में एक चीज़ थी कि जो होगा अच्छा होगा। ये नज़रिया भी बहुत कमाल का है, कि जो होगा अच्छा होगा। और ये अप्रोच इस इंडस्ट्री से आई, मुझे पहले नहीं आती थी। पहले लगता था कि नहीं, अगर हो गया तो पता नहीं क्या होगा, बुरा होगा। सर जैसे मैं अभी तक समझा हो जो कि आपने रिस्क ले लिया फैमिली के बेसिस पे भी, डिसीजन मेकिंग में भी, हर जगह, तो आपने ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ इसमें डेडिकेट कर दी, लोगों की हेल्प करने में, नेटवर्किंग मार्केटिंग में, हर जगह। तो आपकी ये थ्योरी, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, ये आपको बिजनेस में कैसे इन्फ्लुएंस करती है? सर जहाँ तक मैं अभी देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने इस फील्ड में आपने रिस्क लिया, सब कुछ आपने करा, रिस्क लिया फैमिली के साथ, फिर बिज़नेस में आपने रिस्क लिया, तो आपने एक तरीके से सर अपनी आधी से आधा लाइफ, पूरी लाइफ ही आपने बिज़नेस के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर डाल दी। तो सर ये आपकी फिलैंथ्रोपिक थ्योरी आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है? ये पर्टिकुलर थ्योरी आपको कैसे एक इन्फ्लुएंस में लाती है? हाँ, ये जो आपने बात पूछी है, हाँ जी, जैसे पिछला सवाल था ये, और उसमें हमने जो बात की थी कि भाई मैंने जो रिस्क लिया और जो मेरा रिस्क लेने के बाद जो रिज़ल्ट थे वो हम सब देख ही रहे हैं आज की डेट में कि जोई वेलनेस इज़ अ वंडरफुल। मतलब उसके बाद मेरे साथ जितने लोग थे सब ने अप्रिशिएट किया इस बात को कि 2 मिलियन लोग कनेक्टेड होना इज़ अ बिग थिंग। हाँ, और सभी लोगों को ये डिसीजन बहुत था, बट था बहुत रिस्की। बट अभी हम देख रहे हैं कि ये डेफिनेटली लोगों के लिए भी, कंपनी के लिए भी, हम सब के, मेरे लिए स्पेशली ये बहुत ही मतलब जिसको बोलेंगे कि इट्स ए पिवट पॉइंट, मतलब लाइफ चेंजिंग टाइम रहा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले और
रिस्पॉन्स बहुत गज़ब है। तो इसका मतलब हम अगर रिस्क लेते हैं, और कैलकुलेटिव रिस्क एक तो होता है, बट कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करें, तो उस रिस्क के बाद और मगर डिसीजन जो है, जब हम रिस्क लेते हैं, कोई डिसाइड करते हैं, तो पता तो नहीं होता, मगर अगर आप उसके लिए पूरी 100% लगा दें तो वो फिर सक्सेस हो ही जाता है, मुझे जैसा लगता है। अब जो दूसरी बात आप ये पूछ रहे हैं कि भाई समाज सेवा तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, मगर एक तरह से कि हेल्प टू अदर्स, कि ये कहाँ से आता है। बात ये है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत शुरुआत में ही कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई थी, और वो ये थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को 4 चीज़ों पे जीता हूँ, और मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं और जिन पे मैं बेस करता हूँ अपनी लाइफ। पहली चीज़ है कि मुझे खुश रहना है। मतलब ये मैंने लिखा हुआ है, मतलब मेरी हर साल की जो डायरी होती है उसके पहले पेज पे मैं ये लिखता हूँ, मुझे खुश रहना है। मतलब खुश रहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप जो कुछ भी करते हैं वो क्या किस लिए करते हैं? खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो भी करना है वो खुश रहने के लिए करना है, तो मुझे खुश रहना है। तो ये मैंने डिसीजन लिया है खुद से कि मुझे खुश रहना है। खुश रहना है। अब आप मुझे कितना भी इरिटेट करें, बट मुझे खुश रहना है। कोई चाहे कितने भी हालात कैसे ही बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, बट मुझे खुश रहना है। खुश रहना है। हर हाल में मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक टाइम कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि आपके हाथ में ज़िंदगी पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो मुझे लगा था कि नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता कि कंट्रोल ना रहे। तो पहली चीज़ है कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी चाहूं, फाइनली उसका रिजल्ट मैं क्या चाहता हूं? खुश रहना। तो एक चीज़ मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे खुश रहना है, एक बात। दूसरा, मुझे हेल्दी रहना है। हेल्दी सर, ऑफ कोर्स। हाँ। आपकी हाउ ओल्ड आर यू सर? हाँ, मैं 58 years. 58 years. And so this physique and this much youngness, touch wood sir. It's a very good thing. नहीं, ये बेसिकली अभी तो ठीक है, मगर क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है। हाँ जी। अब जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे हेल्दी रहना है, तो फिर आपकी हर डिसीजन में कुछ भी आप करेंगे, जैसे आपको कितना सोना है, कितना क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, या आपको कितनी एक्सरसाइज या जो भी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले कुछ समय से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से शायद आउट ऑफ टच हूँ, मगर अगेन मतलब वो रहता है सबकॉन्शियस में, ये करना है। मतलब मुझे खुद गिल्ट होता रहता है कि मैं अगर वॉक पे नहीं गया हूँ या मैंने वर्कआउट नहीं किया, तो ये बहुत ज़रूरी है, और मुझे इसे फील होता है कि ये छूट गया है आज। सर वैसे आपको आपकी ये फिटनेस काफ़ी हेल्प करती होगी बिजनेस में भी? डेफिनेटली। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि वर्किंग आवर्स जो है हमारे, मतलब जैसे थकान नहीं होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि माइंडसेट की बात है इस। हाँ जी। अगर आपको लगता है कि आपको फिट हेल्दी रहना है, तो आप हेल्दी हैं। आप मान लेंगे कि आप हेल्दी है, तो फिर आपकी सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। और सर मैंने देखा है कि आप वॉकिंग करके, फिजिकल एक्टिविटी करके डिसिप्लिन भी रहते हो, तो वो आपके वहाँ से एक डिसिप्लिन वाली क्वालिटी बिजनेस में भी आ जाती है। एग्जैक्टली। आप उससे वो चीज़ सीखते हो, तो आपके लिए ईजी है वो। तो ये है ना, अगर आप टाइम से सुबह उठ रहे हो, टाइम से आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आप वो जो टाइम से कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, हर जगह आ जाता है। जी सर। और वो ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट सर। तो दूसरी चीज़ थी कि मुझे हेल्दी रहना है। अब कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मैंने अपने आप को कहा हुआ है कि भाई मुझे रहना है। तीसरी जो चीज़ है वो है मुझे ईमानदार रहना है। ऑनेस्टी। मतलब मुझे बेईमानी करनी ही नहीं है। मतलब मेरी लाइफ में है ही नहीं। मतलब मैं जैसे होता है कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए तो कुछ तो हो जाएगा। आप मुझसे पूछेंगे कि सब कुछ तो कभी गड़बड़ होता होगा। मतलब वो किसी भी सीन में, कहीं किसी भी थॉट में भी नहीं है, क्योंकि खुद से एक कमिटमेंट है। अब चाहे आप इसे सिद्धांत बोल लीजिए या इससे खुद से कमिटमेंट बोल लीजिए। और सर आपकी ये वाली आदत आपकी बुक से भी काफ़ी मिलती जुलती है, सफलता है का अधिकार। हाँ, काफ़ी वहाँ मैच करता है, बिकॉज आपके अंदर वो नहीं है ना बेईमानी वाली चीज़, तो यू वांट सक्सेसफुलनेस इन एवरीथिंग। तीसरा और चौथी जो चीज़ है वो है, जो चौथी चीज़ मेरी है जिसको मैं मानता हूँ, वो है हेल्प टू अदर्स। कि मुझे दूसरों की जितनी पॉसिबल हो सके, जितना मैं कर सकता हूँ, उतनी मुझे दूसरों की मदद करनी है। अब ये बात जो है, ये चारों चीज़ें मैं इन पे पूरी तरह से अमल करता हूँ।
पूरी तरह से। अब ये अभी अगर मैं कहूँ तो ये अब से 25 साल या 30 साल पहली बात है, मैं तभी से इसको फॉलो कर रहा हूँ। और उसी में एक चीज़ जो हुई कि मैंने बहुत सारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ रहे थे कि उनके पास पैसा नहीं था या उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं था, मैंने उनकी मदद की। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स ही नहीं थे, मतलब जिसको हम अनाथ बच्चे बोलते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट मैंने उनसे एक ही बात बोली कि मैं आपकी पढ़ाई में जितनी मदद हो सकती मैं करता हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों की मदद की और अभी भी करीब 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैं हर महीने फ़ीस या बाकी जो देता हूँ, मतलब पढ़ाई के ऊपर जो खर्चा करता हूँ। इसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है, कोशिश होती है मेरी किसी को मदद करने की। अब ये जो बात आपने बोली कि जो बिज़नेस में कैसे ये हेल्प करती है बात, हाँ जी, ये इत्तेफाक की बात है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोगों के साथ काम करते हैं, टीम वर्क है। हाँ जी, बिना टीम बनाए, बिना लोगों के, क्योंकि ये बिज़नेस ही लोगों का है जी। तो जब लोगों के साथ काम करना है और लोगों का ही बिज़नेस है, और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपकी टीम सक्सेस है तो अभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी टीम सक्सेस ना हो और आप सक्सेस हो जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वो वाला जो प्रिंसिपल है कि आप मदद करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ कि मैं जितने भी लोग जुड़ रहे हैं किसी भी तरह से, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनकी मदद करूँ। अब चाहे वो मेरी नॉलेज हो, मेरी नॉलेज अगर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस की वजह से किसी को मदद हो रही है उसको आगे बढ़ने में, या कोई मैं किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर सकता हूँ या फिज़िकल कर सकता हूँ या व्हाटएवर जो भी। अब हमारे बिज़नेस में जिसको ये कहा जाता है, सपोज़ आप इस इंडस्ट्री में अगर आते हैं तो पहली चीज़ आपसे ये बोली जाएगी कि भाई आप एक टीम बनाइए। अब टीम कैसे बनाइए? एक सक्सेस टीम बनाइए, ऐसी लोगों की टीम बनाइए जो काबिल हों। अगर आपकी टीम में सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आपकी टीम में हर कोई 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो आपकी इनकम डेफिनेटली उनसे ज़्यादा हो जाएगी। सर, आपके हिसाब से काबिल होने के क्या गुण होंगे? जैसे अगर किसी को आना है इस इंडस्ट्री में। काबिलियत जो है, ये जो बिज़नेस है, जब हम टीम की बात कर रहे हैं, हाँ जी, और टीम को बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों का एक नेटवर्क बनाने की बात करते हैं इस बिज़नेस में, तो यहाँ एक जो चीज़, वैसे तो बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और वो स्किल्स बहुत सारे हो सकते हैं, मगर एक जो चीज़ है वो है लीडरशिप। तो इस इंडस्ट्री में किन किन स्किल्स की और चीज़ों की ज़रूरत है? अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक चीज़ आनी चाहिए, लीडरशिप, हाउ टू लीड द पीपल, हाउ टू हैंडल द पीपल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को संभालना जानते हैं, लोगों को डेवलप करना जानते हैं, लोगों को कामयाबी दिलाना जानते हैं, तो डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। अब काबिलियत के मायने तो ये हैं कि देखिए, इस इंडस्ट्री की कुछ स्किल्स हैं, जैसे लोगों को इस बिज़नेस में जैसे पब्लिक की स्पीकिंग एक स्किल है इसका, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है इसमें, हाँ जी, दूसरा लोगों को संभालना, लोगों को टीम बनाना एक स्किल है, टीम को डेवलप करना, लोगों को डेवलप करना एक स्किल है। ये बहुत सारे स्किल हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़ दें तो आपकी काबिलियत आ जाती है। और काबिलियत हमारे यहाँ पे जिसको हम काबिलियत नेटवर्कर की काबिलियत बोलते हैं, वो आम जिंदगी में भी बहुत काम करती है, काम आती है। राइट, मतलब वही सारे स्किल्स हैं जो, एक चीज़ कही जाती है कि आपकी कामयाबी में 85% योगदान बिहेवियर का होता है। तो मैं हमेशा एक चीज़ पे जोर देता हूँ कि आप अपने बिहेवियर पे काम करें। अगर आप उस पर काम करते हैं तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिहेवियर जैसे किसके प्रति? हाँ, बिहेवियर हर चीज़ के प्रति। बिहेवियर मतलब हाउ टू स्पीक, जैसे मैं आपसे कैसे बिहेव कर रहा हूँ, हाँ जी, छोटे लोगों से कैसे बिहेव करना, डाउनलाइन से कैसे बिहेव करना है, या अपलाइन के साथ आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, आप कितने मतलब आप अगर एरोगेंट हैं और आप सिर्फ घमंड में ही रहते हैं, एटीट्यूड ही दिखाते रहेंगे,
तो ये इस इंडस्ट्री हाँ में जी। आप रुक नहीं पाएंगे, नहीं रुक पाएगा। नहीं रुक पाएंगे। राइट सर, हम्बल होना चाहिए इंसान। हम्बल होना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर बिहेवियर हर लेवल पे। अभी आप देखिए ना कि एक अच्छे बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन हैं इस दुनिया में, वो सक्सेस हैं, बट वो कितने हम्बल भी हैं। आप उनके एटीट्यूड को देखें, मतलब वहाँ नेगेटिविटी दिखेगी नहीं आपको, नहीं दिखेगी। और अगर वो नेगेटिव होंगे तो वो उतने सक्सेस भी नहीं हो सकते थे आज तक। आप उनको देखिए कितने जोश से मिलते हैं, वो गर्म जोशी से मिलते हैं। आप किसी भी सक्सेस आदमी को देखिए, मतलब ये बिहेवियर में आ रहा है। हाँ जी। कि आपको जोश के साथ मिलना है, आपको गर्म जोशी के साथ मिलना है, किसी का वेलकम करना है, किसी का इज्जत देनी है। मतलब अच्छा, आप किसी को इज्जत देना शुरू कर दें तो क्या होगा? हम मतलब कोई भी किसी को इज्जत देना शुरू कर दे, सामने से भी वो इज्जत मिलेगी और वो ट्रस्ट बनेगा, इज्जत मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा। कभी उस इंसान के पास अगर अपॉर्चुनिटी आई और वो आपको ऐसे गुड पर्सन जानता है तो क्या होगा? डेफिनेटली वो आपको रिकमेंड कर देगा, रिकमेंड करेगा। हाँ जी सर, ऑफ कोर्स। तो ये बिहेवियर की वजह से आप कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बिजनेस में लेते हैं, इसमें लेते हो। तो जो मैं बात कर रहा था कि भाई जो मेरी 4 प्रिंसिपल्स हैं, मैं वही सिखाता हूँ। हाँ जी। कि भाई जितनी मदद कर सकते हो किसी की भी। आज के वक्त में एक गड़बड़ क्या हो गई है कि वक्त ऐसा आ गया है कि जब आपने समाज में सब कुछ है, जैसे बहुत पैसा आ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ जो हुई है वो ये है कि इंसान से दूर हो गया है, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो हुआ है वो ये हुआ है कि हमने अच्छे काम करने छोड़ दिए हैं। सेल्फिश हो गया, सेल्फिश हो गया। हम दूसरे के पेन को या दूसरे की चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे एक सिंपल बात है, आप रोड पे जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक आदमी है जो बोझ लेके जा रहा है, बोझा उठा के जा रहा है, वजन, वेट। हाँ जी। पहले वक्त ऐसा होता था कि आप उसकी मतलब कोई भी उसकी मदद कर सकता था, अब नहीं करते हैं। अब हमें कोई परवाह ही नहीं है। जैसे एक स्टेशन पे हैं या आप एयरपोर्ट पे होते हैं, एक लेडी है, उसके एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में बैग है, तो डेफिनेटली उसके साथ इशू हो रहा होगा। अब आप देखते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले आप आगे बढ़ते थे, पूछते थे मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? ये वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसको होना चाहिए। मैंने अपने यहाँ, और अभी तो और भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि मैं इसे जनरेशन वाइज तो नहीं बोलूँगा, बट मैं ये बोलूँगा कि मैं जो अभी समाज में देख रहा हूँ वो ये हो रहा है कि लोग हर कोई जल्दबाजी में है। अब जल्दबाजी किस चीज़ की? जबकि हमारे पास बहुत समय है, समय की कोई कमी नहीं है। चाहे आप रेड लाइट पे देखिए, आप हैरान होते हैं कि ग्रीन नहीं होती उससे पहले ही निकल। अच्छा, वही व्यक्ति आप देखेंगे कि आगे जाके खड़ा है। हाँ जी सर, मतलब उसे तो जल्दबाजी का दिमाग में आ गई है, दिमाग में आ गया। इसीलिए मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ फ्लाइट में अभी जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है लोग खड़े हो जाते हैं। अभी जबकि खड़े होते और गेट खोलने और अनाउंस होने में कि भाई आपको बाहर कब आना है, इसमें करीब 10 से 15 मिनट लग रहे होते हैं। हाँ जी। बट फिर भी इम्पेशेंट हैं लोग, मतलब नहीं, अजीब सी उतावलापन है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जब फ्लाइट में कुछ बूढ़े लोग होते हैं, एजड लोग, वो डर जाते हैं इस बात से, क्योंकि अब धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। हर कोई चाह रहा है कि वो पहले निकल जाए। उस वक्त क्या कर रहे हैं आप? कोई बच्चा है या कोई लेडी है या कोई, आप उनकी परवाह ही नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या होता था कि आप बच्चे को टाइम देते हैं, बेटा पहले आप आओ, या किसी लेडी के लिए आप जगह छोड़ देंगे, या किसी बुजुर्ग के लिए तो स्पेशली। अब है क्या ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल आप नहीं देख रहे होंगे। नहीं सर। इवन कि आप उसे धकिया देते हैं, मतलब वो साथ जा रहा है, आप उसे कोशिश करते हैं कि उसे धक्का मार के आप निकल जाए। इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है सिचुएशन? सही बोल रहे हैं सर आप। तो ये वो जो चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं जब ऐसी चीज़ों को देखता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं जिसकी मुझे मेरी हेल्प की किसी को ज़रूरत हो। सही बोल रहे सर। अब ये अपने आप ऐसे हुआ क्योंकि मैंने इसे डिसाइड कर लिया कि मुझे लोगों की मदद करनी है। मैंने डिसाइड कर लिया मुझे बहुत छोटी चीज़ पे भी आती है, छोटी चीज़ पे भी आ जाते हैं और इसका इम्पैक्ट है। देखिए, मुझे लगता है जैसे जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर हम सक्सेस कैसे हों, सक्सेस कैसे हों। अच्छा, एक बड़ी हैरानी की बात है, ये जो सेंटेंस है या ये जो क्वेश्चन है, आपको पता है दुनिया में सबसे
बड़ा सवाल क्या है, सबसे बड़ा सवाल मतलब बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा आप कहेंगे नहीं जानता, मैं नहीं जानता सर। और ऐसा सवाल जो सदियों पहले भी पूछा जा रहा था, फिर आज भी 10 साल पहले भी पूछा जा रहा था, 100 साल पहले भी पूछा जा रहा था, और आज भी वो ये है कि मैं सक्सेस कैसे हूँ, राइट सर, हाउ टू बी सक्सेस। या और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इसका जवाब आप कितना बड़ा दे सकते हैं और कितना छोटा भी दे सकते हैं। कि जब कोई मुझसे पूछता है कि कैसे सक्सेस हुआ है, तो बेसिकली वो क्या पूछना चाहता है, सवाल में है क्या। अगर वो आज के वक्त में ये पूछना चाहता है हाउ टू बी सक्सेस, मतलब वो कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल, कोई नॉलेज, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास मुझसे या मुझसे कोई भी व्यक्ति से ज़्यादा गूगल के पास नॉलेज है। अगर मैं वहाँ डालूँ हाउ टू बी सक्सेस तो कितने आंसर मिल सकते हैं, बहुत हज़ारों तरीके सर, मतलब मेरे से मैं जितने दूँ उससे ज़्यादा मिल सकते उससे ज़्यादा है जी सर। हैं। तो इसका मतलब ये पूछना ही नहीं चाहता है, बट फिर भी सवाल यही है। तो फिर क्या पूछना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि आप कैसे सक्सेस हुए। तो इसका जवाब भी मैं यही देता हूँ कि आपको ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है जो कामयाब हुआ हो। बस यही इसका जवाब है। अब एक चीज़ जो मैं ट्रेनिंग में अक्सर लोगों को बोलता हूँ, देखिए आपको ये सवाल जो करना है, ये तो आपका टारगेट हो सकता है कि आपको कैसे कामयाब होना है और कब कामयाब होना है। और आज के दौर में ट्रेनर्स की कमी नहीं है, आज के दौर में नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, और वो भर भर के और फ्री में है। आप यूट्यूब खोल लीजिए, आपको सब कुछ मिलता है। तो फिर इशू क्या है? इशू ये है जो बहुत ज़रूरी है समझने की, कि आपको नहीं पता कि आपको चाहिए क्या है, तो सब कुछ। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ आप अपनी स्टोरी लिखो, स्टोरी लिखो। मैंने लिखी, जब मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो एक मूवी देखिए आप, उस मूवी को लिखने वाला एक राइटर है, हाँ जी, स्क्रिप्ट लिखने वाला दूसरा राइटर है। दोनों एक नहीं हो सकते, एक भी हो सकते हैं बट दो अलग अलग, दो अलग अलग लोग। हाँ जी, एक ने स्टोरी लिखी, फिर दूसरे ने स्क्रिप्ट लिखी। फिर डायरेक्टर आया, उसने विजुलाइज किया एक मूवी बनाने के लिए। अब उसने डायरेक्टर ने हीरो, हीरोइन और बाकी सारे लोगों को लिया, फिर शूटिंग शुरू हुई और फिर फिल्म बनी। ऐसे ही होगा, फिल्म में हीरो जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, हाँ जी, प्यार कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, और एंड भी उसका उसी वक्त दिखाया जा रहा है कि हीरो या तो मर गया है या फिर कुछ भी है। ये मूवी है। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैरेक्टर आया, उसने क्या क्या किया और फाइनली वो क्या बना। अगर ये है कि उसे सक्सेस होना था तो वो सक्सेस हो गया। अब ये किसी ने एक स्टोरी लिखी, किसी के बारे में लिखी। मैं ये बोल रहा हूँ, आप अपने बारे में क्यों नहीं एक स्टोरी लिखते हो? आप कहाँ हैं, आप इस पूरी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे एंड करना चाहते हैं। अगर आप ये लिख पाएँ तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे जैसे आपने एक फिल्म को देखा है। मतलब आप, जैसे मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं 80 से 85 साल तक जीऊँगा और मैं हेल्दी ही जीऊँगा। मैं अपनी एंडिंग स्टोरी को ऐसे मानता हूँ कि मैं 85 साल का हूँ, मेरे साथ मेरा सारा परिवार है, और फिर मुझे लग रहा है कि अब जाने का समय हो गया है। और नहीं सर, आई मीन टू से कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एंड को कैसे देख रहे हो। अब अगर आप ये सोचते हो कि सभी लोग बीमार होके जाते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी स्टोरी तो लिख रहे हो ये, तो आप भी बीमार होके जाने वाले हो। सही बात है सर। इस चीज़ को आपको सक्सेस जो है पहले आपके दिमाग में आती है, फिर आपकी ज़िंदगी में आती है, या कुछ भी जो आता है। इसको सर मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं हम, डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना। और मैं तो इस पे बहुत पूरा यकीन करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने मुझसे पूछा कि ये बिज़नेस में ये जो बात है, जैसे कि हमने जब बाढ़ आई तो हमने बहुत मदद की, या कहीं पे भी हर साल मैं बेटे के साथ, जैसे हम लोग हर सर्दियों में बहुत कुछ करते हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी की, मतलब अपनी इनकम का 2% इसको बिल्कुल अलग रख लेता हूँ, और मुझे ये ज़रूरतमंद लोगों में देना ही देना है। मतलब ये एक सिद्धांत बन गया है। अब अगर मैं मान लीजिए 1 लाख कमा रहा हूँ तो मुझे 2000 देने हैं,
और अगर 5 लाख कमाता हूँ तो मुझे 10,000 देने 10,000 देने हैं। तो ये बिल्कुल एक नियम है। तो इस पैसे को जैसे इनकम टैक्स देना होता है, जैसे GST देना होता है, ऐसे तो मैं वैसे ये आपका पर्सनल 2% बिल्कुल हाँ। अलग है, मैं देता ही देता हूँ। ये फिर सब चल रहा है। और चलता रहता है। डायरेक्ट सेलिंग तो बिना दूसरों की मदद किए आप कर सक्सेस हो ही नहीं सकते सकते। यू कांट। सर मैंने आपकी एक किताब पढ़ी थी, क्योंकि जब हमारा शूट का डिसाइड हुआ तो मैं आपके बारे में जान रहा था, तो मैंने किताब पढ़ी। तो मेरे को एक क्वेश्चन है इसके बारे में कि आपकी किताब का नाम है सफलता का अधिकार। तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपने लिखी हुई है जो बिल्कुल ही मैं काफ़ी हद तक अब लाइफ में अपनाने लग गया हूँ। सर इसमें से मेरी जनरेशन को, यंग जनरेशन को, आप कोई ऐसा एक प्रिंसिपल या कुछ प्रिंसिपल जो बोलना चाहिए कि यार आपको ये करना ही चाहिए? देखिए, बुक जो मैं लिखी थी, तो मैंने ये इसलिए लिखी थी कि मैंने जो सीखा है 25, 26, 27 सालों में, अभी तो हो गए, ये बुक मैंने लिखी थी 2022 में ये पब्लिश हुई थी। 2025 है, अभी 3 साल हो गए। और एक वक्त में ये बेस्ट सेलिंग रही फ्लिपकार्ट पे। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा इस बुक में, आपने भी पढ़ी, बुक पढ़ी है तो। शुरुआत में एक स्टोरी है इसमें। स्टोरी ये है कि बिल गेट्स, पढ़ी मैंने। बिल गेट्स जो है उसका इंटरव्यू चल रहा है और एक लड़की उससे इंटरव्यू कर रही है, टीवी पे इंटरव्यू चल रहा है। वो लड़की पूछती है बिल गेट्स से, मिस्टर बिल गेट्स, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए? तो बिल गेट्स इस सवाल को सुने और सुनने के बाद उन्होंने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और चेक बुक निकालने के बाद उन्होंने उस पर साइन किया और ब्लैंक चेक, मतलब कोई अमाउंट नहीं और कोई नाम भी नहीं, और उस लड़की को दिया और उससे कहा कि ये चेक आपके लिए, आप इसमें जो भी रकम भरना चाहें भर लें, मैंने आपको दिया। अब वो लड़की इंटरव्यू कर रही है और उसने सवाल जो पूछा और बिल गेट्स उसे चेक दे रहे हैं, तो वो सकपका गई, घबरा गई। उसने कहा सर, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, वो कैसे बने? मैंने आपसे चेक लेने के लिए ये सवाल नहीं किया है, आप मुझे चेक दे रहे हैं। तो बिल गेट्स ने फिर कहा, ये तुम्हारा हुआ, तुम इसमें जो चाहे रकम भर सकती हो। वो लड़की डर गई और उसे लगा कि मेरे से कुछ गलती हो गई और मैं जो सवाल है वो शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। तो उसने फिर कहा कि सर, आप सबसे अमीर आदमी कैसे बने? और उसने वो चेक जो है लौटा दिया। मतलब बात करते करते सवाल पूछा, फिर लौटा भी दिया। हाँ जी। बिल गेट्स ने कहा कि अभी मैंने आपको एक चेक दिया और मैंने आपसे क्या बोला? तो उसने कहा, आपने बोला कि सर इसमें कोई भी रकम भर सकती है। तो उसने, बिल गेट्स ने कहा कि हाँ, अभी अभी आपने दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बनने का मौका खो दिया। आप चाहती तो इसमें मेरी सारी जो भी ज़्यादा इनकम पैसा है वो आप भर सकती थी और मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो सकती थी, इवन कि दुनिया की सबसे अमीर आदमी हो जाती। तो कहती, सर मैंने तो सवाल पूछा था, मुझे इसलिए थोड़ी आपसे बात करनी थी। तो उसने कहा, बस मैं ये ही नहीं करता हूँ। आपके पास एक मौका आया अमीर बनने का, दुनिया के सबसे अमीर बनने का। अगर ये मौका मेरे पास आया होता तो मैं इसे गंवाता नहीं। तुमने गंवा दिया। मैंने ज़िंदगी में यही किया कि जब भी मेरे पास कोई मौका आया मैंने उसे गंवाया नहीं। और लोग अक्सर क्या करते हैं, उनके पास मौके आते हैं मगर वो फॉर ग्रांटेड लेके गंवा देते हैं। ये शुरुआत हुई है इस बुक की। ये मैसेज क्या है? ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट। एवरी अपॉर्चुनिटी इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस। पहली तो चीज़ ये, जैसे कि मैं आपके पास जोई वेलनेस लेके आऊँ, हाँ जी, आप रिफ्यूज़ कर सकते हो, मना कर सकते हो, मुझे नहीं करना है। पता नहीं ना है कि इसके पीछे ही ऐसा हो कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए। बिल्कुल सही बात है सर, पता नहीं होता, सही बोल रहे हैं हम, है ना? हाँ, हम कई बार चीज़ों को, आपको मौके गंवाने नहीं है। बिल गेट्स का मैसेज ये है। हाँ। और ये बुक भी आपको ये कहती है। अब इसके पीछे जो चीज़ें हैं कि भाई आपको आगे और क्या क्या है जो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं जिसके बिना आप सक्सेस की जब हम बात करते हैं और किसी भी फील्ड की सक्सेस हो नहीं सकते, वो है डिसीजन। हम सक्सेस तो हर कोई होना चाहता है, मगर वो डिसीजन ही नहीं ले रहा सक्सेस होने का। दो फर्क बातें हैं। अभी मैं आपसे पूछूं आप सक्सेस होना चाहते हो? यस। ये भी मैं अभी किसी से ही पूछूंगा सक्सेस होना चाहते हो तो कोई भी बोलेगा हाँ, मगर क्या उसने डिसीजन लिया कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ? नहीं। जैसे मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे खुश रहना है, ये मेरा डिसीजन है, बट खुश रहना तो हर कोई चाहता है, बट नहीं होते खुश। चाहता तो है, तो उसे किसने मना किया खुश रहने को? किसने रोका हुआ है? खुद ने। अब वो कह रहा है जी ये किसी व्यक्ति ने उसको 2-4 गालियां दे दी तो अब वो दुखी है, बट डिसीजन नहीं था ना उसका। अगर डिसीजन होता तो दुखी कैसे होता? महात्मा बुद्ध एक गांव में गए और कुछ लोग उनको गालियां देने लगे, और गालियां देने लगे तो उनके जो शिष्य थे, फॉलोवर, वो भी तो उनके साथ थे। वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध से बोला कि आप को ये गालियां दे रहे हैं और आप शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे बोला कि हम पिछले गांव में गए थे, वहाँ पे वो लोग मुझे मिठाई दे रहे थे और मैं मिठाई खाता नहीं, तो मैंने क्या किया? कहते हैं आपने लौटा दी थी। तो यहाँ पे ये मुझे क्या दे रहे हैं? गालियाँ। मुझे चाहिए नहीं, लौटा दी। सही बात है सर। है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है इसको समझने की ज़रूरत है। तो लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। सक्सेस चाहिए। सक्सेस का पहला चीज़ है, जब तक आप फैसला नहीं करेंगे कि आपको सक्सेस होना है, तब तक आप सक्सेस हो नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं समझ में आती। जैसे हर व्यक्ति चाहता है हेल्दी रहना, हर व्यक्ति चाहता है उसकी मसल्स बने। क्या वो डिसीजन ले पाता है? नहीं सर। जिस दिन वो डिसीजन लेता है उस दिन से शुरुआत होती है। मैंने खुद खाली सोचा था सर 3 साल तक। तो जब हम लोग स्कूल में थे तो कुछ दोस्त हुआ करते थे जो हम बहुत क्लोज दोस्त थे, 4-5। उनमें से एक दोस्त था मेरा, रवि। तो एक बार उसने कहा है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूएस जाने की सोच रहा हूँ। फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे यूएस जाने के। तो एक दोस्त था हमारा जो बहुत ही ब्रिलियंट हुआ करता था, तो उसने बोला कि कुछ भी नहीं लगेंगे। तो उसने क्या बात कर रहा है, यूएस जाने के कोई पैसे नहीं लगेंगे? कहता नहीं लगेंगे। कहता ऐसा कैसे कह रहे हो आप? कहते तूने कहा क्या? तूने कहा है मैं यूएस जाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो सोचने के पैसे नहीं लगते। सही बात है सर। करने के पैसे लगते हैं। जब जाएगा तो लगेंगे। अभी तो सोच रहा है, कुछ भी सोच ले। सक्सेस के बारे में सोचना एक बात है, और सक्सेस की चाहत रखना एक बात है, और सक्सेस के लिए डिसीजन लेना एक बात है। पहली चीज़। सही बोल रहे हैं। अब जब डिसीजन की बात आती है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? ड्रीम होने चाहिए। मेरी बुक एक ही बात बोल रही है, और हमारी इंडस्ट्री भी एक बात बोल रही है कि इस इंडस्ट्री में जो लोग सक्सेस हैं, बेसिकली वो क्या फॉलो कर रहे हैं? दे आर जस्ट फॉलो देयर ड्रीम्स। उनके बड़े सपने, और उन सपनों को फॉलो कर रहे हैं। जिसके पास सपने नहीं है वो तो इस इंडस्ट्री में भी नहीं आता। अच्छा, जिसके सपने वो कामयाबी की बात भी नहीं सोचेगा। राइट सर। कैजुअल वो कहेगा ठीक है, चल तो रहा है मेरा। तो पहली चीज़ है सपना। दूसरी चीज़ है जो चीज़ आपने डिसाइड की है, ड्रीम है, आपने डिसीजन लिया कि मुझे ये ड्रीम पूरा करना है, डिसीजन फाइनल हो गया। अब इसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि आप डटे रहें, फोकस रहें, जो आपको चाहिए। अब उसके बाद कुछ नहीं, तो फोकस आपको रहना पड़ेगा। और चौथी चीज़ है जो प्रिंसिपल की बात आती है सक्सेस में, ये एक के बाद एक ऐसे ही है। पहला ड्रीम, डिसीजन, तीसरी चीज़ है फोकस, किस पे? अपने गोल पे। चौथी चीज़ है पूरी क्षमताओं के साथ काम करना। मतलब आप काम कर रहे हैं बट आप अपनी पूरी क्षमताएं यूज़ नहीं कर रहे हैं। बोलते ना गिव योर बेस्ट। गिव योर बेस्ट भी नहीं, आप देखिए, एक सर्वे हुआ कि उसमें पता चला कि एक इंसान अपनी कैपेबिलिटीज़ का सिर्फ 40% यूज़ करता है।
सिर्फ 40%। और आर्मी के जो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स और जिनको डिसिप्लिन में रखा जाता है वो 60% यूज़ कर रहे हैं। और ये अक्सर मैं अपनी ट्रेनिंग्स में मैं डेमो करता हूँ। मैं किसी से बोला, जैसे मैं बुलाता हूँ एक लड़के को और मैं बोलता हूँ कि देखो कितने पुशअप कर सकते हो, तो वो बोलता है मैं 20 कर सकता हूँ। तो मैंने कहा करो, तो उसने 20 की, 20 पुशअप हुए। तो मैंने कहा और कर सकते हो, फिर बोलता है हाँ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर 20 किए बोले थे, फिर मैंने कहा कितने कर सकते, 25 कर लूँगा। तो फिर 25 किए। तो मैं पूछता हूँ कि और कर सकते हो क्या, कहता हाँ कर सकता हूँ। तो उसने फिर 2 और कर दिए। अब मैं पूछता हूँ, कहता नहीं अब नहीं हो सकता। मैं कहता अगर मैं तुझे 5,000 रुपये दूँ तो कितने पुशअप कर सकते हो, कहते फिर तो 30 कर लूँगा। सही बात है सर। वो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी उसकी और क्षमताएं हैं, और ऐसे मैंने देखा है कि अगर मैं उसे ये बोलूँ कि मैं तुझे 20,000 रुपये दूंगा तो कितने पुशअप कर लोगे, तो बोलेगा 35 कर लूँगा, 40 भी कर लूँगा। और पहले क्या बोला था, 20 कर लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना से काम चल जाए हम उतनी मेहनत करते हैं, पूरी क्षमताएं यूज़ नहीं करते। हम सभी के साथ ही है। और ये बुक जो है सफलता हर एक का अधिकार, ये इन्हीं प्रिंसिपल्स को बताती है कि आपको सपने बड़े होने चाहिए, उन सपनों को पूरा करने का एक डिसीजन आपको लेना है। उसके बाद उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको भूलनी है, फोकस रहना है। क्योंकि आज के वक्त में डिफोकस कितने ज़्यादा हैं लोग। हाँ जी सही बात है सर। और उसके बाद जो है कि वो जो फोकस रहना है और काम जो करना है या जो आप उसको पाने के लिए आपको कर रहे हो, वो पूरी क्षमताएं लगानी, पूरी ताकत लगानी। सर आपने काफ़ी लोगों के सपने सच करे हुए इस लाइन में, बहुत काफ़ी लोगों को आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया होगा, बहुत, है ना। सर आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में आके डायरेक्ट सेलिंग की, क्या आप ऐसा चेंज देखते हो एक इंसान में जो आपको सब में कॉमन दिखता हो? देखिए, जो लोग सफल हुए हैं इस इंडस्ट्री में, उन लोगों ने के पास एक चीज़ थी, डिज़ायर थी। सफल लोगों के पास डिज़ायर, जो सफल हुए। एक तो ये बात कि हर कोई कुछ बड़ा चाहता था अपनी ज़िंदगी में, जिसको हम सपने भी बोलते हैं, ड्रीम बोलते हैं, और उसको पाने के लिए कुछ करने को तैयार था। तो ऐसे लोगों को अक्सर हम देखें तो ये लोग तो कहीं पे भी होंगे, वो कामयाब हो ही जाएंगे। मगर जब मैं इस इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि इस इंडस्ट्री में किस तरह के लोग आते हैं और जब वो आते हैं तो उनका हाल क्या होता है, क्या होता है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब वो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो पहली चीज़ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, कंफ्यूज बहुत होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि नॉलेज ही नहीं है इस बिज़नेस की। मैं भी जब आया था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, कॉन्फिडेंट। दूसरा, ये इंडस्ट्री में कोई शेप नहीं है इसकी। जब हम किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ इंश्योरेंस, तो आप कुछ चीज़ करते हैं, तो लोग जब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो एक चीज़ जो मैंने बोली वो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि जब वो आ रहे हैं नए लोग, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, दूसरा कंफ्यूज रहते हैं, और उसके पीछे बस इतना ही है क्योंकि वो नई इंडस्ट्री है सबके लिए। मगर एक चीज़ जो चेंज होती है वो है पर्सनालिटी, राइट। ये इंडस्ट्री लोगों को पर्सनालिटी चेंज कर रही है, और सिखा ये रही है जो इसमें वो है लीडरशिप। क्योंकि आप इसके बिना टीम नहीं बना सकते, इसके बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। तो लीडरशिप के जो शायद कोई और दूसरी इंडस्ट्री नहीं सिखा रही, वो ये इंडस्ट्री सिखा रही है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों में कॉमनली लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है। सर लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर भी आई थिंक और चीज़ें होती है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, बिकॉज हमको चाहिए होता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होगी जो एक इंसान को सक्सेस के टुवर्ड्स गाइड करेगी? देखिए, लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें जुड़ के एक लीडरशिप आता है, मगर जब हम सबसे ख़ास बात करते हैं तो लीडरशिप का मतलब तो लीड द पीपल है, पहली बात तो ये राइट है ना। बाकी तो सारी चीज़ें हैं। अब मैं लीडरशिप को इसके साथ एक चीज़ और बोलता हूँ कि भाई लीडर वही बन सकता है जो जिम्मेदारी लेता हो। जो जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकता वो लीडर बन भी नहीं सकता, राइट सर। तो आपको 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपनी टीम बनानी है, तो टीम बनाना, टीम को डेवलप करना, उनको लीड करना,
उनको सक्सेस करना और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लीडरशिप में। बाकी तो ठीक है कि फोकस आपके पास होना चाहिए, करेज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो लीडरशिप में जो मुझे लगता है कि दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जिस व्यक्ति के पास विज़न नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता। मतलब विज़न ही है जो आपको किसी चीज़ के लिए आगे आते हैं आप। तो बोला भी जाता है कि विजनरी चाहिए, विजनरी। तो अगर एक आदमी के पास विज़न ही नहीं है तो अपनी टीम को कहाँ लेके जा सकता है, कहीं पे भी नहीं। तो एक चीज़ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आपको अपनी टीम को कहाँ लेके जाना है। सर, हम श्योर कि हमारे जोई वेलनेस के थ्रू काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स निकले हुए, काफ़ी बहुत है ना। तो आपको क्या लगता है ऐसा इनमें कौन सा एक कॉमन ट्रेट है जो इनको एक एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं? देखिए, ये इंडस्ट्री जो है, और जो मैं जोई वेलनेस की बात करूं तो जोई वेलनेस ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करता है। और ये कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिना ट्रेनिंग के आप संभाल भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते, सक्सेस ही नहीं हो सकते। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, आप एक अच्छी कंपनी बना सकते हो, आप एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, मगर अगर एजुकेशन नहीं है तो आप इसमें ना किसी को सक्सेस कर सकते हो ना खुद सक्सेस हो सकते हो। तो इसमें जो गुण चाहिए वो है, पहली बात कि जो मैंने कहा लीडरशिप, अब लीडरशिप के ही अंदर सारे गुण डेवलप होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहली बस चीज़ है कि आपको इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं या जो एंटरप्रेन्योर बने उनमें था खुद को डेवलप करना। एक बात कही जाती है कि आप जितने डेवलप होते हैं आप उतने कामयाब होते हैं। और डेवलप का मतलब है नॉलेज से है, नॉलेज, काबिलियत से है। तो आपको हमेशा एक ही चीज़ करनी है, अपनी काबिलियत बढ़ानी है। और जितने भी मैंने लीडर्स देखे हैं, सक्सेस एंटरप्रेन्योर देखे हैं, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। जब आप खुद पे काम करते हैं, अपने पब्लिक स्पीकिंग पे काम करते हैं, हैंडलिंग जो लोगों को संभालना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपका कैसा होना चाहिए, या आप जो पूरा मैनेजमेंट, क्योंकि लोगों का मैनेजमेंट ही तो है सब कुछ। देखिए, किसी चीज़ को मैनेज करने को जब हम बोलते हैं तो एक मैनेजर करता क्या है, स्टाफ मैनेज कर रहा होता है, चीज़ें मैनेज नहीं कर रहा होता है। चीज़ें मगर मैनेजर का काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लोगों को मैनेज करना। सही कह रहे हैं सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हो सकता है मेरे अंदर ये सवाल आ रहा हो, जो लोग ये देखेंगे उनके अंदर भी आएगा। किसी को अगर डायरेक्ट सेलिंग में घुसना है तो आपको क्या लगता है कि पहला स्टेप क्या, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इसका प्रोसीजर क्या होगा सर? पहली चीज़ तो ये है कि जब अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो 3 चीज़ें हैं। आपको एक ऐसी कंपनी चुननी पड़ेगी जो एथिकल हो। कंपनी का चुनाव, तो थोड़ा सा एथिकल को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ, ऐसी कंपनी जो मेल प्रैक्टिस ना करे, जो आपको ऐसे कोई कमिटमेंट ना करे जो अनएथिकली हो। मतलब कि आपको ये कहा जाए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट इतना पैसा आपको देंगे, अनाप शनाप आपको प्रॉफिट्स ना दिखाए जा रहे हों। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इशू क्या है कि ये इंडस्ट्री बहुत शानदार इंडस्ट्री है जो कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली अपनी एक जगह बनाएगी। मगर पिछले काफ़ी समय से हुआ ये कि यहाँ पे कोई भी आया और उसने कुछ भी किया, और सबसे ज़्यादा कि कुछ भी वादे किए। जैसे कि हो सकता है ऐसी कंपनी में आप चले जाएं जो ये कहती हो कि आप को हम 20% रिटर्न देंगे, 50% रिटर्न देंगे, या आपकी पैसे को हम 1 साल में डबल कर देंगे। ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं, या मनी सर्कुलेशन करेंगे या पोंजी स्कीम की तरह काम करते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के हम विलन कहते हैं, इन इंडस्ट्री के। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो विलन है बेसिकली वो ये लोग हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हो गई, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है वो ही बिगड़ गया। लोग अक्सर डायरेक्ट सेलिंग के लोगों का नाम सुनते ही कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग, दूर भागने लगे। क्यों भागने लगे? क्योंकि ये वो लोग की वजह से हुआ
जो एथिकली काम नहीं करते हैं। तो ये अब होगा एथिकली हमारा। काम का मतलब ये है हाँ। कि आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो ये कहती हो कि काम करोगे तो पैसा आएगा, बिना काम किए पैसा नहीं आएगा। नहीं आता। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट देखना है, मतलब कंपनी मैनेजमेंट एक चीज़, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट दोनों, प्रोडक्ट यूजेबल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी और जो खास बात है, मतलब आपने क्या क्या देखा, कंपनी, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग मॉड्यूल। क्या है ट्रेनिंग? अगर कोई कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है उनके पास, तो ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। तो मैं नए लोगों के लिए ये बोलूँगा कि आपको उन व्यक्ति को जो कंपनी चला रहे हैं उनका विज़न क्या है ये जानिए, अच्छे से समझिए, रिसर्च कीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट को जानिए, क्वालिटी नहीं है तो आपके लिए बेकार है ये कंपनी, और ट्रेनिंग अगर नहीं है तो ये कंपनी में बिल्कुल भी नहीं घुसना नहीं होना चाहिए। सर अगर जैसे मैं चाहूँ जोई वेलनेस में आना एज अ डायरेक्ट सेलिंग एम्प्लॉय, तो मेरे को जानना है कैसे, मैं कैसे जानूँगा ये सब चीज़ें? अगर कोई बंदा देख रहा है बैठ के, उसे जानना है। हाँ, तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्ट टू कंपनी तो बहुत कम करते हैं। हाँ जी। बेसिकली किसी ना किसी के थ्रू ज्वाइन करते हैं। हाँ जी। जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट DSA, डायरेक्ट सेलर्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट होते हैं ये लोग, सारे लोग जो कंपनी से जुड़े हैं, जो हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं, और इन्हीं के थ्रू लोग नए लोग आ रहे हैं। कंपनी खुद अपने आप बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं करती है, जो टीम है वही लोगों को लेके आ रही है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जैसे आप चाहते हैं कि जोई वेलनेस में जुड़ना, हाँ जी, जो आपको इस बिज़नेस में सक्सेस होने में हेल्प कर सके। अब यहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं, अपलाइन या सीनियर। ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग के लिए तो आपको कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आज के वक्त में जब से गाइडलाइंस आई हैं या रूल्स आए हैं, तब से एक चीज़ हो गई कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पेमेंट नहीं देना होता है। मतलब आपको कंपनी में फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब रजिस्टर्ड हो गए तो आपको अब प्रोडक्ट परचेज़ करना है, परचेज़ करते हैं, और प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, तो आप इसे रिकमेंड कीजिए, फिर कुछ लोगों को आप इसमें इंट्रोड्यूस कीजिए, और उसके बाद फिर आप इसका बिज़नेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये बिज़नेस की शुरुआत होती है। अब इसमें लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, लोगों को अप्रोच करना, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सब सीखने का पार्ट है। और इसको सिखाएगा कौन? कंपनी के ट्रेनिंग सेशंस चलते रहते हैं। हाँ जी। जैसे हमारे यहाँ हमारी कंपनी में प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छे लेवल पे कराई जाती है, और सिस्टम है हमारे यहाँ लोगों को, जो नए लोग आते हैं उनको कैसे डेवलप करना है, कौन सी ट्रेनिंग्स उनको करानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक होती है न्यू कमर्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, तो ये वीकली होती है। इसी तरह से सीनियर के लिए लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अलावा बाकी और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स अक्सर कंपनी के थ्रू भी, और जो सीनियर हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी करते रहते हैं। और देखा गया है कि जिन कंपनीज़ में ट्रेनिंग नहीं हो रही है, वहाँ सिर्फ लालच दे के लोगों को जोड़ा जा रहा है। अब लालच, जब तक लालच काम कर रहा है तब तक है, लालच काम नहीं करता फिर, क्योंकि कुछ सीखा तो है नहीं। सीखा नहीं तो सिखाया भी नहीं जा रहा है, सिखाया भी नहीं जा रहा है तो आप खाली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सही बोल रहे हैं, ये एक चीज़ होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग इसमें आके करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोलूँगा कि आपको कंपनी, प्रोडक्ट, कंपनी का बिजनेस प्लान जिसमें पैसा कैसे बांटा जा रहा है, और ट्रेनिंग मॉड्यूल जो उनका है, ये चारों चीज़ें जब तक आप क्लियरली, आपको सेटिस्फाइड अगर नहीं है और नहीं मिल रही है देखने को, तो आप मत जाइए। हाँ, ठीक है सर। जैसे जोई वेलनेस की जब मैं बात करता हूँ, तो जोई वेलनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी की हम गारंटी देते हैं। हाँ जी सर। 100% सेटिस्फेक्शन की, क्योंकि हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं। हम, जैसे मैंने आप बताया 28 साल का एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मतलब इतने सालों से कंपनी रन की है, तो मैनेजमेंट इशू नहीं है। तीसरी चीज़ जो है, हमारे जो CEO हैं वो खुद एक बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभालते हैं, बहुत इजीली। और जो बात हमने कही कि भाई बिज़नेस प्लान, एक ऐसा बिज़नेस प्लान जोई वेलनेस के पास है कि हर व्यक्ति इसमें पैसे बना सकता है। ये नहीं कि
ये कोई सीनियर लोग हैं तो वही पैसे कमाएंगे, या जो बहुत नीचे है वो नहीं कमा पाएगा। सारे एज ग्रुप हर कोई कर सकता है। और बाद में जो ट्रेनिंग है वो तो डेफिनेटली हमारे यहाँ है ही रहेगी। तो ये चारों चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो जोई वेलनेस में आपको मिलेगी। तो सर जहाँ तक मैंने सुना है शायद, या फिर जो हम देखते हैं पढ़ते हैं, मेरे को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ना काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आप जोई वेलनेस के थ्रू आप क्या ऐसा चेंज ला रहे हो इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या चेंज आप ला सकते हैं जो भी ऑलरेडी हमारे साथ चल रहा है? बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में ऐसे आए जो मैंने पहले ही कहा कि अनएथिकली काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। और सबसे ख़ास बात यह है कि लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि इंडस्ट्री में वो बहुत लंबे रुकेंगे, वह अपना कुछ पैसा बनाए और निकल रहे थे, इसीलिए वो अनाप शनाप ऑफ़र दे रहे थे। और जिसको हम आज ये बात कह सकते हैं कि वो चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें, चाहे वो ज़्यादा प्रॉफिट देने की बात कर रहे हो, तो ये इनकी वजह से। और फाइनली एक पूरी इंडस्ट्री के लिए एक जो परसेप्शन बन गया वो ये बन गया कि ये तो धोखा देने वाले लोग, धोखा देने वाली, राइट सर। तो इसलिए क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आया कि लोग सक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा, सक्सेस ना होने के तो बहुत सारे रीज़न हैं। किसी इंडस्ट्री में हर कोई सक्सेस नहीं होता है, मगर यहाँ क्योंकि लोग इसी तरह से आए थे। मगर एक अच्छी बात क्या हुई कि 2016 में जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइन लेके आई और 2021 में गवर्नमेंट ने MLM के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स ले आई। तो इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि एक तो ट्रस्ट बिल्डिंग हुई, लोगों को ये लगा कि हाँ गवर्नमेंट भी अब इस पर निगरानी रख रही है और एक कुछ नियम बन गए। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं थोड़े से डरने लगे हैं अभी। अब जैसे हम बात करते हैं जोई वेलनेस की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे नॉर्म्स के साथ हम लोग हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बोल रही है, जैसे हमारी जो मिनिस्ट्री है जो जिसमें हम आते हैं MCM, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी नियम और जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट की, वो सारी हम फुलफ़िल करके हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। तो वी कैन से कि भाई अभी हमने अपनी सारी लीगलिटीज़ पूरी की है, बट इससे पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जो ये नहीं कर पाएंगे तो वो इसमें रहेंगे नहीं। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया गवर्नमेंट की वजह से जो अभी। दूसरा, जोई वेलनेस, मैं ये बोलूँगा कि जोई वेलनेस इसमें इसको इमेज को पॉजिटिव करने के लिए या इसको चेंजेस लाने के लिए सिर्फ अकेले जोई वेलनेस ही काफ़ी नहीं होगा। जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, वो उन सबको आगे आके इस इंडस्ट्री की इमेज को बदलने के लिए काम करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे मैं मानता हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए फील प्राउड, मतलब हमें सभी लोगों को प्राउड फील करना होगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। राइट। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों से जब ये पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो वो एक दो को तो ये बोल देते हैं, 2-4 को, बट मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि वो नेटवर्किंग मार्केटिंग की बजाय कुछ और ही बोल रहे होते हैं, कि भाई मैं तो टीचर हूँ या मैं कुछ और हूँ। इसका मतलब उन्हें खुद भी इस इंडस्ट्री में प्राउड नहीं है। और जब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे खुद भी प्राउड नहीं है, तो फिर मैं कैसे दूसरी की इमेज बदलवाऊंगा। राइट सर। तो पहली चीज़ ये, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको इस इंडस्ट्री पे प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को बदलने की, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है, पोटेंशियल इतना बड़ा। राइट सर। दूसरी चीज़ जो है वो ये, जोई वेलनेस की जब मैं बात करता हूँ तो हमने एक बहुत बड़ा चेंज किया। जैसे हम अब ये बोलते हैं कि आपको करियर बनाना है, हम मेंबर नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, नहीं, हम कहते हैं कि यू डेवलप योर करियर, आप हमारे साथ आइए और अपने करियर को बनाइए। और हम करियर की बात करते हैं कि आप अगर जोई के साथ जुड़ते हैं तो आप एक लाइफ टाइम करियर बना सकते हैं। उनका एज ए एम्प्लॉय नहीं, उनका एज ए पार्टनर ट्रीट करते हैं। हाँ, तो जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि कैरियर वर्ड यूज़ करने लगें। और ये बहुत पॉजिटिव है जब हम ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ या हमारे साथ मेंबर बन जाओ, या ये जो शब्द हैं ये अच्छे नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने बिज़नेस को ही एक प्रोजेक्ट
के तौर पे रखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक बिज़नेस प्रोजेक्ट है, बिज़नेस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट पे डिस्कस करना है हमें। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आज हैं, जो काम कर रहे हैं, तो अक्सर वो नए लोगों के साथ एक ही बात बोलते हैं, सर मेरे पास एक बहुत ही शानदार बिज़नेस प्रोजेक्ट है और मैं एक आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो ये शब्द भी कई बार चेंज करते हैं। मैं ये बोलूँ कि मेरे पास एक बिज़नेस है, वो बोलेगा क्या है, नहीं वो मेरे पास एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप पार्ट टाइम, वो कहेगा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो वहीं से कहानी ख़राब हो जाती है, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को सुनना भी नहीं चाहते। राइट सर। तो अभी इतनी जल्दी तो ये नहीं होने वाला, मुझे लगता है इसमें 4-5 साल लगेंगे इमेज बदलने में, चेंज होने में। और दूसरी बात, जैसे मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, एथिकली, मतलब ये ऐसी कंपनी जो लालच दे के लोगों को ज्वाइन कर रही है, उनके साथ नहीं जाना है, या उनका बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली उनको रिजेक्ट करना है, मतलब विरोध करना है। तो जोई वेलनेस इसमें बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा है। सर जैसे आपको इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल हो गए काम करते करते जी। तो आपने इसके सारे बदलाव देखे होंगे। तो सर इसके अंदर ऐसे क्या चीज़ होगी जो एक्चुअली में बदली होगी, और क्या चीज़ होगी जो अभी से 20 साल पहले और अभी भी सेम है? देखिए, बदलाव जो हैं वो तो सभी जगह आ रहे हैं। पहली चीज़ अगर मैं कहूँ तो टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा बदलाव है, लोगों की सोच में बहुत बदलाव है ना। तो जब मैं 1998 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और अभी, तो बदलाव ये था कि इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों का नज़रिया ही बिल्कुल डिफरेंट था, पता ही नहीं था क्या हो रहा है। जैसे मैं आया तो हमें पूछा क्या करना है, भाई मेंबर बनना है बस, और बनाने हैं, तो इतना ही नॉलेज थी। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस क्यों है? क्योंकि तो सोशल मीडिया आ गया। राइट। जब मैंने ज्वाइन किया तब तो सोशल मीडिया था ही नहीं, इवन कि टेलीफोन, मोबाइल नहीं थे, है ना। मैं तो 98 की बात कर रहा हूँ। तो अभी एक चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का जो इतना ज़्यादा यूज़ है, जिसकी वजह से आज किसी व्यक्ति को कहीं पे भी कोई बैठा है उसको हम अप्रोच कर लेते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे जूम का यूज़ इसमें इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा हो रहा है। हम पूरी टीम की ट्रेनिंग कर सकते हैं, बिज़नेस के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट समझा सकते हैं लोगों को। ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है। आपकी सक्सेस इससे जल्दी आ सकती है। और कुछ ख़राब भी है, जैसे कि ख़राब इन द सेंस कि आप चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से आप नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं जो देख रहा हूँ इंडस्ट्री में कि आप शायद कुछ भी बड़े विज़न के साथ नहीं हैं, फिर भी आप सोशल मीडिया पे आके छा जाते हो और थोड़ा सा करके और लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, और फिर लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। और इनका कोई विज़न नहीं है, इनको पता है कि अगले साल ये पैसे इकट्ठे करके चले जाएंगे, मगर सोशल मीडिया की वजह से एक हाइप क्रिएट हो जाती है इन लोगों की, और ये फिर गायब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। हाँ, कि जो टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल थी वही किसी को उसको धोखा देने में उसको सपोर्ट कर रही है। हाँ। अभी एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है इस इंडस्ट्री के बेसिक्स, और मुझे लगता है वो जब 30 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं और वही रहने वाले हैं। उन्हीं से ये बिज़नेस बनता भी है, और उन्हीं की वजह से ये बिज़नेस हमेशा बनता रहेगा। तो बेसिक्स नहीं बदल सकते। जैसे कि आप भले कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, मगर पर्सनल अटैचमेंट, जो पर्सनल टच होता है, उसका जो इम्पैक्ट आता है बिज़नेस में, वो उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। सही बात है सर। और जैसे हम कहते हैं कि भाई सिस्टम, जैसे मैंने जो सीखा है या जो मैं करता था और जो आज भी हम अपनी कंपनी में इसको करते हैं, सिस्टम मतलब वीकली ट्रेनिंग, वीकली मीटिंग, सेमिनार, ये इसके बिना तो ना पहले होता था बिजनेस, ना अब होता है, ना आगे होगा। सही बात है सर। तो ये हमेशा रहेगा, तो ये नहीं बदलेगा सर। हर व्यापारी की, हर फाउंडर की एक अपनी फ़िलॉसफी होती है कंपनी को लेके। तो आपकी कुछ ऐसी फ़िलॉसफी हो जो जोई वेलनेस को लेके हो, कुछ इसके बारे में आप? हाँ, इसको फ़िलॉसफी बोलें या विज़न बोलें, या ये बोलना
कि मैं क्या विरासत छोड़ के जाऊं ऐसे जोई में। बात यह है कि जैसे मैं एक चीज़ बोलता हूं कि हमने ये कंपनी जल्दबाजी में नहीं बनाई और ना ही जल्दबाजी में हम हैं। मतलब बहुत प्लानिंग है, बहुत बड़ा विज़न है। और जैसे कोई मुझसे पूछता है कि आप ये कंपनी कब तक चलाएंगे, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि 100 साल, 200 साल, 300 साल। 300 साल। तो वो बोलता है ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं बोलता हूँ देखिए, टाटा कब शुरू हुई? आज तो नहीं हुई, 150 साल हो गए। सही बात है सर, ट्रू है ना, 100 of साल। course. इसी तरह से अगर हम मर्सिडीज़ की बात करें या फिर हम फोर्ड की बात करें, ये कब कितनी पुरानी कंपनियां हैं। कई वो कंपनी बनाने वाले फाउंडर जो थे वो तो नहीं रहे, मगर कंपनी आज भी कंपनी है। रही। तो ये कंपनी रहेगी, अगले 300 साल में ये कंपनी रहने वाली है। और इस कंपनी को मैं जो मानता हूँ कि लोग इस कंपनी को इस तरह से याद रखें कि इसलिए नहीं कि भाई वो नंबर 1 नंबर 2, ऐसे नहीं, कि ये वो कंपनी है जो दूसरों से अलग है। मतलब जोई वेलनेस इज़ अ डिफरेंट। जैसे हम एक हमारा सॉन्ग है, उसमें एक लाइन है, जोई 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 जैसे और ना कोई। तो एक ऐसी कंपनी जो दूसरों से अलग है। अब वो अलग कैसे है कि एक आम आदमी, एक साधारण इंसान भी बिना पैसे खर्च किए, बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए अपने सपने पूरे कर सके। डेफिनेटली उसे ये भरोसा हो कि वो भी करोड़पति बन सकता है। राइट सर। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक साधारण इंसान को करोड़पति बना दें। और ये हमेशा ये मैसेज लोगों को मिले कि हाँ, वो जोई में कर सकता है, कामयाब हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि एज ए फाउंडर, एक किसी भी कंपनी में कोई एमडी या कोई सीईओ या फाउंडर का काम अगर देखा जाए तो वो ये होता है कि वो कंपनी को लेवल अप करे। तो एक तो ये है कि मेरा जो विज़न है कि मैं हमेशा लोगों को बेटर से बेटर सर्विसेज और क्वालिटी की प्रयास करता रहूं, देते जाओ। राइट। दूसरी और सबसे ख़ास बात ये कि अभी हमने बहुत बड़े स्केल पे टारगेट लिया है, जैसे 1000 लोगों को सक्सेस करना, मतलब करोड़पति बनाना। और उसके बाद फिर हम 10,000 लोगों का टारगेट ले रहे हैं। तो 2030 तक 5 साल में हम लोग 10,000 लोगों को अपने यहाँ करोड़पति बनाने का टारगेट ले रहे हैं। और ये पहला है 2027 तक 1000 लोगों को। और मैं आपको बताऊं कि ये क्यों ले पा रहे हैं, इसके पीछे बड़ा सिंपल एक रीज़न है जो मैंने अभी आपसे कहा। एक साधारण इंसान, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो बहुत नीचे से आते हैं, गरीब लेवल से आते हैं। राइट सर। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जैसे जो ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, मैं आपको बताऊं कि झारखंड से एक लेडी है, अंजला पूर्ति। ये जोई वेलनेस से पहले डेली बेसिस पे काम करने वाली मजदूर थी। मतलब जिसको आप समझ सकते हैं, डेली वेज वर्कर। हाँ जी। तो मजदूरी कर रही थी, फिर किसी ने इसको जोई वेलनेस बताया और आज इसके पास अपनी कार है। इसकी इनकम मतलब लाख के आसपास है, 50-60 हज़ार से लेके लाख तक इसकी इनकम रहती है। तो एक लेडी जो डेली बेसिस पे काम कर रही थी, जो मजदूर लेवल पे ज़िंदगी जी रही थी, वो आज कार मेंटेन कर ले। तो मुझे लगता है कि जोई क्या कर रहा है, जोई 3 काम कर रहा है। एक, ऐसे लोग जिन्हें भरोसा भी नहीं है कि वो कभी अमीर बन सकते हैं, उनको ये उम्मीद दे रहा है। और उम्मीद ही नहीं दे रहा है, बेसिकली उनको कर रहा है। तो इन सबसे मेरे में प्रश्न और आ रहा है कि जैसे हर इंडस्ट्री के अंदर एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कि पॉवर्टी सॉल्व करना, एम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना। तो वैसे ही एक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफ़ी पावरफुल इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर आप ये पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट तो सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें आप ये बैलेंस करते हुए सब कुछ कैसे चल रहे हो अभी इस टाइम? देखिए, ये तो इस इंडस्ट्री की अगर कहें तो इस इंडस्ट्री में ही ये ऑटो अपने आप ही इनबिल्ट है ये, कि जब भी कोई आएगा डेफिनेटली वो स्पेशली पैसे कमाने तो आएगा ही, मगर यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अलग होते हैं। किसी और इंडस्ट्री में ऐसे सपोर्ट सिस्टम बन ही नहीं पाते हैं।
यहाँ आपके सीनियर लोग सारे के सारे आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं, कंपनी आपकी सपोर्ट कर रही होती है, और आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हों, आपसे ज़्यादा पैसे वाले हों, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हों, और ऐसा किसी और जगह नहीं होता है। नहीं होता है। तो मैं आपको अगर ये कहूँ कि ये इंडस्ट्री खुद एक वो काम कर रही है कि जिसको हम बोलेंगे कि बेरोज़गारी को दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम ये है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हाँ जी। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारे मिनिस्टर डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। रीज़न गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकती, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग में ये है कि आप बिना पैसे के, बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के आप इस बिजनेस, बिना कोई डिग्री के, बिना कुछ ऐसा करे, Exactly. जुड़ सकते हैं। मतलब कोई आपको नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ चाहिए कि सपने बड़े हैं, मेहनत कर सकते हो, आ जाओ काम करो। सही बात। सर, आज आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देंगे फाइनेंशियली स्टेबल या कैपेबल होने के लिए? हाँ, इसमें मेरा जो मुझे जो लगता है, मैं एंटरप्रेन्योर की बात भी करूँगा और डायरेक्ट सेल में जो लीडर्स लोग हैं उनकी भी बात करूँगा। एक चीज़ जो शायद मुझे लगता है वो है, आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है या जो सोशल मीडिया है, ये सारे हमें जितना फ़ायदा दे रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी कर रहे हैं। और शायद अभी मैं बात करूँ कि अब से 50 साल पहले या 30 साल पहले भी तब इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। जैसे कि हमारे पास देखें तो एक टीवी हुआ करता था, और उस टीवी पे भी लिमिटेड ही प्रोग्राम्स होते थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा। आज के वक्त में तो हर वक्त आपके पास एक मोबाइल है और दुनिया भर की उसमें एंटरटेनिंग चीज़ें हैं। हाँ जी, राइट। तो आपका जो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मतलब डीफोकस जो है, वो टेंशन स्पैन काफ़ी कम है, वो जो नुकसान हो रहा है आज की यूथ का, हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि यूथ को क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं, ये रिहर्सल नहीं है, तो अपने जो भी उनके सपने हैं उसको फोकस करें। और फोकस वो शक्ति है जो आपको कहीं पे भी पहुंचा सकती है, कुछ भी हासिल करा सकती है। मगर ज़्यादातर लोग जो मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी डिफोकस हो जाते हैं। जल्दी से मेरा मतलब है, कुछ ऐसे समझिए, जब मैं फोकस की बात करता हूँ तो मैं अक्सर कुछ ऐसे समझाता हूँ, जैसे आप के घर में कोई व्यक्ति है, आपके दादा हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, उनको हार्ट पेन हुआ है, हार्ट अटैक आया है। अब अचानक से आप क्या करेंगे? कार निकालेंगे, उनको बिठाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे? हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जैसे आप घर से निकले, किसी ने आपकी गाड़ी पे पत्थर मार दिया, आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाओगे फिर भी, या पत्थर मारने वाले के पीछे जाओगे? हॉस्पिटल जाओगे। पत्थर मारने गए। अच्छा, अगर नॉर्मल बात होती तब, जब आप नॉर्मली घर से बाहर निकलते हैं और कोई पत्थर मार दे, तब क्या करते हैं? वो तो रुक के प्रॉपर सर। हाँ, बट अभी क्यों नहीं किया? कुछ इंपॉर्टेंट और है इसके आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ आपके सामने है, आपके फादर की या आपके दादा की जो सेहत है, ज़िंदगी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी से लड़ने की। तो आप डिफोकस नहीं हुए, है ना? सीधे क्या किया? राइट सर, आप इग्नोर किया और सीधे हॉस्पिटल चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया, और यही ज़रूरी है। आज का यूथ के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि वो जो शुरू कर रहा है वो उसे गिव अप कर रहा है। जब शक्ति क्या है, मैं आज जैसे डायरेक्ट सेलर्स हैं, मैं एक बात बोलूँगा कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, हज़ारों कंपनियां हैं, हज़ारों, मगर आप हर एक के साथ तो जुड़ नहीं सकते, हर एक को ट्राई भी नहीं कर सकते। एक बात कही जाती है कि आप 100 जगह 10-10 फीट खोद गड्ढा खोदिए तो आपको पानी नहीं मिलेगा, मगर आप अगर एक ही जगह 1000 फीट खोद दें तो गारंटी है, हाँ, कि आपको पानी मिलेगा। क्या? राइट सर, ऑफ कोर्स। इसका मतलब यह है कि आप बस एक ही जगह फोकस करके काम करते जाइए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। वेरी ट्रू सर। आई फील लाइक आपको इतने साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, और आपके जो एक एथिक्स है प्लस जो आपके फ़िलासफ़ीज़ है वो काफ़ी एथिकल है। वेरी राइट। तो आप सर लेगेसी तो आप छोड़ के जा रहे हैं, पक्का है। तो किस टाइप की लेगेसी आप छोड़ना चाहोगे? क्या एक इंप्रेशन छोड़ना चाहोगे इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में? कुछ इसके ऊपर थोड़ी सी बातें। मैं बस इतना बोलूँगा कि आपको इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं या
जोई के स्पेशली लोगों के लिए बात करूँगा, ईमानदार रहें, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहें अपने ग्रुप के लिए प्रति। और ईमानदारी का मतलब पैसे से नहीं है, मतलब जो कमिटमेंट भी आप कर रहे हो, अगर आपने कहा है कि आप 2 दिन बाद किसी से मिल रहे हो या किसी को आपने कहा है मैं ट्रेनिंग करूँगा, तो फिर 2 दिन बाद वो उसे करना है। मैं बेसिकली वादा खिलाफ़ी को भी बेईमानी मानता हूँ कि आपने कह दिया किसी से और फिर आप नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो इतना तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इतना ही काफ़ी है, इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। मतलब आप उस लेगेसी को नाम दोगे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, एग्जैक्टली। राइट सर। सर आपको किस चीज़ ने पुश करा इस नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए? क्या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको आपको पर्सनली फील हुआ कि अब मेरे को ये परस्यू करना चाहिए और आपने करा? देखिए, पहली चीज़ तो ये थी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं हर एक आदमी का अपना एक रीज़न होता है। मैंने कहा कि मैंने जब शुरू में जुड़ा तो मेरा एक रीज़न था कि मुझे फ़ॉरेन जाना था, जो मैंने अचीव किया वो, और फिर मैं चला भी गया। उसके बाद हमेशा हर आदमी का एक रीज़न होगा, और मैं यही कहता हूँ कि आपको सक्सेस होने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न की। तो मुझे जिन चीज़ों ने इसमें रहा, एक चीज़ थी जब इस इंडस्ट्री को मैं शुरू कर रहा था, तो जिसको मैंने पहले भी बात की है हमने कि लीवरेज, राइट। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और मैं इससे बाहर नहीं गया। इस पर आप डटे रहे? हाँ, कि मुझे लीवरेज चाहिए थी। अब मैं एक ही बात बोलूँगा बाकी लोगों के लिए, जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी और इंडस्ट्री में है भी नहीं। मतलब आप कुछ भी सोचिए, हाँ आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं मिलती, पहले हुआ करती थी, तो राइटर्स के लिए भी अब ये हो गया है कि सबको रॉयल्टी नहीं देते हैं, अब वो तो बुक को 1 टाइम ही पे करके ख़त्म कर देते हैं। तो रॉयल्टी अगर बची है कि आप अपनी टीम को इस लेवल पे डेवलप कर लें कि वो आपके जैसे बन जाएं, तो फिर आप उनकी इनकम, उनके काम का ज़िंदगी भर ये आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो रीज़न था मेरा, तो यही था कि आज मैं इतने सारे लोगों के जोई के साथ काम कर रहे हैं, और आज भी मैं जो काम करता हूँ वो यही है कि लोगों को डेवलप करने का काम, उनको एम्पावर करने का काम कर रहा हूँ। मतलब आपके हिसाब से कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपके पास? अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कैसे काम करें, मैं बोलता हूँ कैसे नहीं, क्यों काम करें, राइट। क्यों काम करें, अगर वाई पता होगा तो हाउ अपने आप निकल जाएगा। एग्जैक्टली, क्यों काम करें, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरा वाई पता था, अभी भी मुझे पता है। जैसे कोई मुझसे पूछे कि सर आप अभी भी इतना 16 घंटे क्यों काम करते हो, तो आई नो कि मुझे जोई वेलनेस को नंबर 1 करना है, तो वो वाई क्लियर है, हाउ तो वो आप निकल जाता है। सर इस नेटवर्क मार्केटिंग के वेब में रिलेशनशिप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे को इतना समझ आ गया है, बट कितना इंपॉर्टेंट है और उसको आप कैसे इफेक्टिवली इन प्रैक्टिस लाते हो, इसका कुछ? देखिए, इसके लिए जब तक आप बहुत क्लोजली काम करते हो तब तो ये आसान होता है। जब वाइडली काम करते हो, क्लोजली से मतलब है कि आपने 2, 4, 10 लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो उनके साथ आप पर्सनल रिलेशनशिप में रहते हो। मगर जब वाइडली काम होता है, जब ग्रुप बड़े हो जाते हैं, 10,000 लोगों का, 15,000 लोगों का, 20, तब क्या करोगे? और जबकि बिना रिलेशनशिप के तो ये बिज़नेस माना ही नहीं जाता, नहीं माना जाएगा। तो सिस्टम काम करता है। तो जोई वेलनेस के एक सिस्टम है, और वो सिस्टम है मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार। और वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग का ये हर एक का है, बट जोई वेलनेस इसमें बहुत एम्फसाइज करती है, बहुत ध्यान देती है कि हर व्यक्ति, हर लीडर पर्सनल टच के साथ मीटिंग्स में जाए, पर्सनली लीडर से मिले, और सेमिनार्स में जाके उनके साथ अपना रैपो क्रिएट करे, और ट्रेनिंग्स पे बहुत फोकस करें। तो जब हम वाइडली ट्रेनिंग करते हैं, मास लेवल पर ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ हम जुड़े। देखिए, किसी के विचार को कंसीव करना भी उसके साथ जुड़ना होता है। राइट सर। तो मैं अगर जोई वेलनेस के इतने सारे लोगों के साथ हूँ
और मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े हैं डायरेक्ट, और मैं तो मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या फिर मेरा जो इतना मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और जो लोगों के साथ सेमिनार और मीटिंग्स करता हूँ, वो तभी संभव हो पाता है। तो मैं फिर बोलूँगा कि हम बिना सिस्टम के नहीं कर सकते, सिस्टम बनाना पड़ेगा। सर, लोगों की इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी गलतफहमियाँ हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलतफहमी जो एक नॉर्मल आपके पास क्वेश्चंस आते होंगे, आप सुनते होंगे, वो मिसकंसेप्शन और गलतफहमी क्या है? वो ये है कि हर वो व्यक्ति जो MLM को या डायरेक्ट सेलिंग को जानता है, वो इस तरह से जानता है कि ये धोखा देने वाले लोग हैं, बिट्रेयल, चीटेड लोग हैं, चीट करते हैं, और ये बहुत बुरा है। अनफॉर्चुनेटली इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये गलत नहीं है, मगर कुछ ऐसे लोग या ऐसी कंपनियां जिन्हें हम MLM नहीं कह सकते, जिन्हें हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं कह सकते, वो डायरेक्ट सेलिंग का एक तरह से चोला ओढ़ के और वो इसको करते हैं। और अच्छे बुरे लोग तो हर इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में, मगर यहाँ पे कोई बंदिशें नहीं थी, इसलिए ये सब हो गया। और 2000 अगर मैं 96 की बात करूँ, 96 से ये इंडस्ट्री शुरू हुई और 16 तक चली, मतलब बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी इसके नियम कानून के, तो ऐसा तो होना लाजमी था। कोई कुछ भी कर रहा था। अभी शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि बदलेगा, हालात बदलेंगे, जल्दी बदलेंगे। सर, मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ इस बात के लिए और बहुत पॉजिटिव हूँ कि डेफिनेटली हम हालात बदल देंगे। सर, जाते जाते हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है पॉडकास्ट का, तो वो करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल श्योर। सर, इसमें आपको आंसर येस नो में या फिर 1 लाइनर्स में देना है। सर, ये जो रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे पूरे अनफिल्टर्ड होंगे, मतलब आप इसके अंदर आपको कोशिश करना है कि आप कुछ बिना फिल्टर करें, जस्ट येस और नो डायरेक्ट। श्योर। ठीक है सर। सर, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में? मैं इसके लिए हाँ भी बोलूँगा, ना भी बोलूँगा। ना भी बोलोगे? अब मुझे एक मिनट, एक लाइन है ऑफ कोर्स। रीज़न ये है कि हाँ इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि गलत लोग भी आ गए, तो उनको इससे मतलब नहीं था कि क्वालिटी क्या देनी है, क्या देना, उन्हें सिर्फ पैसा बनाना था। मगर सच्चाई ये है कि जो सही कंपनी है, इस इंडस्ट्री में ऐड नहीं किया जाता, टीवी पे ऐड नहीं आते हैं, और जब प्रोडक्ट सेल होता है तो किसी ना किसी रिकमेंडेशन पे होता है। और रिकमेंडेशन तभी की जा सकती है जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। जैसे जोई के प्रोडक्ट हैं, आज जोई का जो हमारा फूड सप्लीमेंट है, जब मैं कहता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी और के पास नहीं है, तो वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया है, इतना प्रमोट किया है कि 35% रेवेन्यू हमारी कंपनी का इसी से आता है। अब देखिए, इसका कोई ऐड नहीं होता। अच्छा, अगर क्वालिटी नहीं होती तो ये इतना सेल नहीं होता। सही बोल रहे हो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कमिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक पिरामिड स्कीम है या फिर लेजिटिमेट बिजनेस है? बिकॉज पिरामिड स्कीम होता है कि वो जाते जाते खत्म, बिकॉज ये दो मिसकंसेप्शन। पिरामिड स्कीम से मतलब है कि जो पहले आए या टॉप पे बैठे हैं वो ज़्यादा कमाएंगे, बट डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। ये पिरामिड स्कीम नहीं होती है। ये बिल्कुल दूसरे बिजनेस की तरह है। आप हो सकता है 10 साल पहले आए हो, मगर गारंटी नहीं कि आप पैसा बनाएंगे। आप अभी आए और आज आके आप अपने सीनियर से ज़्यादा इसमें पैसा बना सकते हैं। तो ये पिरामिड नहीं हुआ। पिरामिड स्कीम का एक ही ड्रॉबैक है कि जो पहले आएगा वो ज़्यादा कमाएगा। ये होता है पोंजी स्कीम में, मनी सर्कुलेशन प्लान में, या ऐसे प्लान जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता है। डन सर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रिक्रूटमेंट ओवर प्रोडक्ट सेल्स। आपको लगता है कि बिजनेसेस इस नेटवर्क के अंदर रिक्रूटमेंट पे फोकस करती है बट प्रोडक्ट सेल पे नहीं करती? हाँ, मैक्सिमम कंपनी अभी ऐसा कर रही हैं, मगर मुझे जो सही तरीका है वो ये है कि आपको इसमें 60 और 40 के रेशो पे रहना चाहिए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही ये है, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो कि नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो नहीं है। प्योर प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। फिर तो आप एक सेल्समैन बन जाएंगे, डोर टू डोर जाके काम करेंगे, राइट। ये नहीं है। आप नेटवर्क बनाएंगे, टीम बनाएंगे, फिर उसके थ्रू आप किसी लोग काम करेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि 60-40 के रेशो में जाएं। आप 60% प्रोडक्ट 60% नेटवर्क बनाएं, 40% प्रोडक्ट सेल्स करें, और यही फॉर्मूला चलना चाहिए। जोई वेलनेस अपने लोगों को
यही सिखाती है। मैं हमेशा मेरा जो मैसेज है वो यही है कि आप 60% नेटवर्क पे फोकस कीजिए, 40% प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू सर, डू यू थिंक नेटवर्क मार्केटिंग प्रेज ऑन वल्नरेबल पीपल? जो लोग जैसे वेज वर्कर्स जो पैसा कमाने की एक्चुअली में उसमें है कि हम कुछ भी करेंगे, तो आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग उनके ऊपर खाती है या उनको टारगेट करती है कि यार आप ही लोग आओगे मेरे पास, एक उनका फ़ायदा उठा के किसी एंगल से? देखिए हमारे साथ तो ये हुआ है कि हमने जोई की बात में, जब अभी ये मैंने एक एग्जांपल दिया था अंजला पूर्ति, और के बहुत लोग हैं, जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके जो एक तरह से बहुत दुखी थे, घर में बहुत पैसा नहीं था, और वो जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। तो ये कहना तो गलत है कि ऐसा टारगेट हम करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग करती है। मैं ये बोलूँगा कि हर एक के लिए है ये, हर एक के लिए, चाहे कोई कितना रिच फैमिली से आ रहा है और चाहे कोई कितनी भी नीचे लो लेवल से आ रहा है, गरीब से आ रहा है, हर एक के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हम किसे टारगेट कर रहे हैं ये अलग बात है, मतलब मैं किस जगह जा रहा हूँ। मैं अक्सर ये मानता हूँ कि लोग अपने से नीचे वालों को जल्दी कन्विंस कर लेते हैं, तो इसलिए शायद उन्हें लगता है कि वो उन्हीं के पास जाना चाहिए, जबकि अपॉर्चुनिटी सेम है। जोई का तो एक ही कहना है, मैं पर्सनली इस पे बहुत, कि जब तक जो लोग आ रहे हैं, जब तक उनको हम ट्रेन नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं, ग्रो नहीं करेंगे और वो सीखेंगे नहीं, वो कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। बिना सीखे कुछ भी कहीं नहीं मिलता। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि बातें तो बहुत करते हैं लोग, बहुत बातें होती हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत ही बातें होती हैं, राइट सर। मतलब इतनी बातें कि सोच नहीं सकते, मगर कामयाब वो है जो काम कर रहा है। तो कोई आदमी को अगर कामयाब होना है तो उसे काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। आपकी बुक लाजवाब, वेरी गुड। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आके मिलके आपसे बात करके। दैट्स ग्रेट, थैंक यू।